हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमारा चल रहा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर। ठीक, आज है इसका लेक्चर थर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर टू बहुत बेहतरीन तरीके से जो है देख लिया होगा और रिवाइज भी कर लिया होगा। आपको ग्रोथ मॉडल आ गए होंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और आपका क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जिसको मैं आज आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज भी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आज आपको जो है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। अब जो है वहां पर आपको दो तरह की स्पीशीज देखने को मिलेंगी, एक आर सेलेक्टेड एक के सेलेक्टेड, और उसको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी जिसको लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। उसके बाद हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की शुरुआत करेंगे। ठीक, यानी कि जब भी किसी हैबिटाट में भैया दो तीन स्पीशीज आपकी रह रही हैं और भी कई स्पीशीज रह रही होंगी तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। ठीक, जिसके अंदर आप पढ़ोगे प्रेडेशन, कमेंसलिज्म। ठीक, वैसे तो टोटल हमें जो है आपको 6 तरह की जो है आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ानी है, बट आज हम दो ही आपकी कवर कर पाएंगे, जो है आपकी प्रेडेशन और कॉमनसेलिज्म। ठीक, तो चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। अब देखो, अगर किसी भी बच्चे को आज का जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर इसके जो है नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो वो उसे मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, या फिर आपको जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। आप वहां से भी जो है टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जरा देखो, सबसे पहले तो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। आओ चलो देखो जरा ध्यान से, याद करो। मैंने आपको दो मॉडल बताए थे। वैसे तो मैंने आपको बताया था जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो बहुत रैंडम होती है, किसी को नहीं पता क्या होगा, बट दो टाइप के फिर भी हमने जो है क्या है नेचर में हमें मॉडल देखने को मिल जाते हैं। ठीक, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल शब्द से ही पता लग रहा है तेजी से एकदम से बढ़ने वाला। होता क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जो है आपके रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि शेल्टर की कमी नहीं है, उसके पास फूड की कमी नहीं है। ठीक, फूड अवेलेबिलिटी बहुत शानदार है, वेदर कंडीशन शानदार है, एनवायरमेंट किसी भी प्रकार का कोई भी बैरियर नहीं दे रहा है, कोई भी इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, यानी कि सारी चीजें हाथ में परोस के मिल रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो स्पीशीज होती है उसके पास एक ही काम बच जाता है, वो होता है रिप्रोडक्शन। और जब उसे सारी की सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी बच्चों, तो वो जो रिप्रोडक्शन करेगी वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ कर पाएगी। यानी कि जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, जितने वो मैक्सिमम जो है ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर सकती है उतना करेगी। और इसी को हम कहते हैं आपकी क्या, आर कहते हैं। आर मतलब बायोटिक पोटेंशियल या फिर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, हम इसको कहते हैं। क्या हमने यही पढ़ा था आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में, जिसके अंदर जो फॉर्मूला आया था वो आया था आपका dn/dt इक्वल्स टू आर एन। क्या आया था फॉर्मूला? देखो मैं यहाँ पर लिखता हूं। आपका जो फॉर्मूला आया था जो कि आपकी डिफरेंशियल फॉर्म थी, dn/dt क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है। क्यों? क्योंकि जहां पर बेटा टाइम आ गया ना वहां पर आपको समझ जाना है वो रेट की बात कर रहा है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था आपका आर एन, जिसमें आर आपका क्या है बच्चा, आर जो है वो है आपका क्या, आर है आपका बायोटिक पोटेंशियल, एन है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, किस किस के बीच में आपका ग्राफ ड्रॉ होता है, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हो, तो आप देखते हो कि इस तरीके से आपको जे शेप कर्व आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एकदम तेजी से, मतलब बेहतरीन तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। अब याद करो, इसी की हमने इंटीग्रल फॉर्म और पढ़ी थी। ठीक, वो क्या निकल के आई थी, वो आपकी निकल के आई थी एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी। बताओ क्या यही आया था हमारा? बिल्कुल सर, यही आया था, जिसमें हमने एन टी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। एन नॉट का मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, यानी कि इनिशियल। एन नॉट क्या बता रहा है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। ई आपका क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगेरिथम। और जो आपका आर है बायोटिक पोटेंशियल है, टी जो है वो है आपका टाइम। ठीक, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, जिसके अंदर आपने आर की अलग अलग रेट पढ़ी थी। एक नॉर्वे रैट के लिए हमने बायोटिक पोटेंशियल जाना था, ह्यूमन पॉपुलेशन का, इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि 1981 में थी, उसका हमने जो है क्या जाना था आपका बायोटिक पोटेंशियल की हमने वैल्यू देखी थी। फ्लोर बीटल की भी बायोटिक पोटेंशियल की वैल्यू को जो है हमने स्टडी करा था, मैंने आपको बताया था। ठीक,
वो भी आपको फिगर्स जो है याद रखने हैं। उसके बाद जो बात हुई थी वो आपकी बात हुई थी लॉजिस्टिक ग्रोथ की। आपको पता है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो एक्चुअली में एक हाइपोथेटिकल मॉडल है। हम बिल्कुल ऐसा मान के चल रहे हैं कि कोई एनवायरनमेंट में कुछ नहीं होने वाली हरकत, सारी चीजें फेवरेबल है, खाना टाइम टू टाइम मिलेगा, समझ रहे हो, कोई भी कंपटीशन नहीं है। ये सारी की सारी बातें कैसी होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं, ऐसा मिलना मुश्किल होता है, ठीक। पर एक होता है जो एक्चुअल कंडीशन होती है, जो रियल, जो कि मोर रियलिस्टिक सिचुएशन है, वो जो उस तरह का ग्रोथ मॉडल कहलाता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या है, रियलिटी है, और रियलिटी में क्या होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक। आपका जो एनवायरमेंट है वो आपको एक्चुअल एनवायरमेंट कंडीशन देखने को मिलेंगी, ठीक। इसके अलावा कंपटीशन वहां पर आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इकोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट होंगे। और जब कंपटीशन प्रेजेंट है, इकोलॉजिकल बैरियर है, और वेदर का भी कुछ नहीं पता क्योंकि हमेशा वो फेवरेबल नहीं रहेगा, कभी भी कंडीशन बदल सकती है। तो जब भी कंडीशन बदलेगी क्या होगा, वो जो है पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा, समझ रहे हो। तो उस समय जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव कर पाएगा, और जो सरवाइव करेगा वही आगे जाके क्या करेगा बच्चा, रिप्रोड्यूस करेगा। यानी कि फिटेस्ट इंडिविजुअल ही सरवाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा जब एक्चुअल एनवायरमेंट कंडीशन होंगी। तो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसी हुई, आपकी जो है एक प्रैक्टिकल जो है बात हुई, ठीक। इसके अलावा आपने इसके अंदर एक चीज पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी जो है एनवायरमेंट को लेते हो, किसी भी एक हैबिटाट को लेते हो, कोई एक एरिया ले लेते हो, तो वहां आपको पता है कि उस एनवायरमेंट की एक लिमिट है कि वो कितने मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को जो है क्या कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। सपोर्ट मतलब खाना भी मिल जाए, और जो जो चीजें उनके लिए जो बेसिक नेसेसिटी है जो उनको चाहिए, वो उनको उस तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए। यानी कि एक हैबिटेट या फिर एक एनवायरनमेंट जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकता है, उसकी जो सपोर्ट करने की क्षमता होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, जिसको के से जो है आपका क्या करा जाता है, बताया जाता है, डिनोट करा जाता है। यानी कि अगर आपने कोई एक एनवायरनमेंट लिया और उसके अंदर 2 से 3 स्पीशीज हैं, तो सभी स्पीशीज का जो के है वो अलग होगा, ठीक, कैरिंग कैपेसिटी अलग होगी। अगर आप एक स्पीशीज लेते हो, उसको एनवायरमेंट 1, एनवायरमेंट 2, एनवायरमेंट 3 में ले जाते हो, तो भी सबकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी बच्चा, अलग अलग होगी। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि भैया एक हैबिटाट या फिर एक एनवायरमेंट मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को आपके क्या कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, वही कहलाता है आपका क्या, कैरिंग कैपेसिटी के। तो हमने क्या इक्वेशन देखी थी लॉजिस्टिक ग्रोथ की, बताओ मुझे, जिसे हमने वर्ल हॉस्ट पर्ल आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा था, याद है। तो मैंने आपको बताया था डी एन बाय डी टी इक्वल्स टू आर एन, फिर आया था के माइनस एन डिवाइडेड बाय के। ये तो इसकी पहली फॉर्म थी। दूसरी फॉर्म हमने इसकी क्या देखी थी, दूसरी फॉर्म हमने इसकी देखी थी आपकी क्या, आर एन 1 - n बाई के, ये हमने आपकी एक फॉर्म बताई थी। और एक और फॉर्म हमने आपको कौन सी दिखाई थी, बताओ मुझे, वो थी आपकी कौन सी थी, वो थी बच्चा आपकी आर, एक मिनट, आप बेसिकली क्या करोगे, आर एन को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। तो आपका हो जाएगा आर एन स्क्वायर बाई के। यही तो थी 3 इक्वेशंस, हाँ यही थी। जब आप आर एन को मल्टीप्लाई करोगे अंदर ले जाओगे तो ठीक है, हाँ, आर एन माइनस आर एन स्क्वायर बाई के, बिल्कुल बेसिकली वही है, उसकी उसी की फॉर्म है ये सारी की सारी। और जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करा था, तो अब देखो, अब तो मैं डायरेक्टली एक ग्राफ बना रहा हूं, बट मैंने उस समय आपको समझाया था। देखो किसी भी एनवायरनमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, के कहेंगे। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पहले लेग फेस आएगा, फिर एक्सेलरेशन, फिर डी एक्सेलरेशन, फिर एसिम्प्टोट आपका ग्राफ हो जाएगा। इसी ग्राफ को हमने कहा था सिग्मोइड शेप ग्राफ, एस शेप ग्राफ। बताओ क्या आपका यही जो है हमने पढ़ा था, बताओ हाँ या ना, क्या आपको समझ में आ गया, लॉजिस्टिक ग्रोथ आपका रिवाइज हो गया, आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिवाइज हो गया। चलो बढ़िया, आ जाओ देखो अब जो है, अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जानते हैं स्पीशीज के बारे में। देखो जब भी आप सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो आप देखोगे कि हम उनको 2 तरह की स्पीशीज में ब्रॉडली जो है क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होती है आर सेलेक्टेड स्पीशीज, एक होती है के सेलेक्टेड स्पीशीज, ठीक है। ये स्पीशीज का मतलब कैसे बनी, आपको समझ में आएगा कि भैया जिस भी आपको पता है कोई भी हैबिटाट हो, वहां 2 फैक्टर हैं, एक है बायोटिक फैक्टर, एक है एबायोटिक फैक्टर, ठीक। एबायोटिक फैक्टर में आपका कौन आ गया, आपका एनवायरमेंट आ गया, ठीक। अब कोई भी एक हैबिटाट है, उसके अंदर बायोटिक फैक्टर भी है, एबायोटिक फैक्टर भी है। तो ये जो दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं, ये आपके इफेक्ट करते हैं जो भी वहां स्पीशीज रह रही है, जो भी उस स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो लाइफ हिस्ट्री होगी, जो उसके कैरेक्टर्स होंगे, उनको ये इफेक्ट करेगा। आपको समझ में आ रहा है, ये क्या करेगा, उनको इफेक्ट करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप
एक ऐसा एनवायरनमेंट लो जो जिसकी कंडीशंस बहुत ही ज्यादा हार्श हैं, वहां पर रह पाना बहुत मुश्किल है, तो वहां पर सरवाइव करना मुश्किल है। तो उस समय वहां पर जो स्पीशीज होगी, पता है वो क्या ऑप्ट करेगी? देखो, एक जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मेरे पास एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको मैं दो चीजों में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक समझना। एक है मेरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो मेरे शरीर में चल रही है, ठीक। दूसरा होता है जो बची कुची प्रोसेस होती है, उसका दो दो चीजों में एनर्जी का पार्टीशन होता है। एक होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, दूसरा होता है सर्वाइवल में। अब ध्यान से सुनना, एक रिप्रोडक्शन में, एक सर्वाइवल में। अब एक ऐसी स्पीशीज है जो बहुत ही ज्यादा हार्श एनवायरमेंट में रह रही है, तो उसको पता है कि उसका जो है खेल कभी भी हो सकता है। सपोज करते हैं कोई ऐसी स्पीशीज है जो वोल्केनो के आसपास रहती है, किसी को नहीं पता कब वोल्केनो इरप्ट करेगा और कब उनको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो उनको हमेशा अपना नंबर बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करना होगा। यानी कि सर्वाइवल से ज्यादा जरूरी है उनके लिए क्या? उनके लिए जो जरूरी है वो है आपका रिप्रोडक्शन, और वो भी रैपिड रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी कोई भी तबाही आ गई तो भैया पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक साथ खत्म हो जाएगी, स्पीशीज पूरी गायब हो जाएगी। वो ऐसा नहीं चाहते, तो उनके लिए जो है एनवायरनमेंट ने क्या करा, उनको थोड़ा पुश करा। उस चक्कर में उन्होंने अपना क्या करा, अपना जो उनका जो उनके जो ट्रेट है, उनका जो कैरेक्टर, उसके अंदर चेंज आया। क्या चेंज आया कि भैया उनको जो है रिप्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ा। अब सपोज करो उनका रिप्रोडक्शन नंबर में ज्यादा है, तो चांसेस होंगे ना जब भी कोई भी नेचुरल कैलिमिटी होगी तो कुछ तो बचेंगे उनमें से, फिर वो और मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से जो है उसका नंबर चलता रहेगा। फिर अब दूसरे, इसका जस्ट दूसरा अपोजिट साइड देखो, कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर कंडीशंस स्टेबल है, यानी कि एनवायरनमेंट में जो है रैपिड चेंजेस नहीं आते हैं, बहुत फेवरेबल कंडीशन है, तो वहां पर स्पीशीज के लिए रिप्रोडक्शन इतना जरूरी नहीं है। मतलब रिप्रोडक्शन जरूरी है बट रैपिड रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग नंबर उनके लिए जरूरी नहीं है, उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो ऐसी स्पीशीज आपकी कम रिप्रोड्यूस करेंगी। तो आपने देखा कंडीशंस ने किस तरीके से स्पीशीज को क्या करा, रिप्रोडक्शन के लिए जो है क्या करा, आपके क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस करा। इसी को हम कहते हैं, एक होती है आर सेलेक्टेड स्पीच, एक होती है के सेलेक्टेड स्पीशीज। अब देखो आर सेलेक्टेड से ही आपको समझ में आ गया, आर सर कुछ बायोटिक पोटेंशियल था, वहां पर हमने देखा था कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसका बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं आर। यानी कि आर सेलेक्टेड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ ग्रोथ को जो है शो करती है। और के सेलेक्टेड स्पीशीज कैसी होती हैं? जो लॉजिस्टिक ग्रोथ को शो करती हैं। आर सेलेक्टेड स्पीशीज के लिए जो प्रायोरिटी है वो क्या है? ऑफ स्प्रिंग नंबर को इंक्रीज करना। जबकि के सेलेक्टेड स्पीशीज के लिए जो है उनके लिए वो है कि भैया मतलब उनको ज्यादा नंबर में नहीं चाहिए ऑफ स्प्रिंग, कम नंबर में चाहिए बट क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग्स उनको चाहिए। इसके अलावा आर सेलेक्टेड स्पीशीज मिलती हैं आपकी अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में, पता नहीं कब क्या हो जाए। कई सेलेक्टेड स्पीशीज मिलती हैं आपके किसमें, एक जो है क्या कहते हैं आपके फेवरेबल एनवायरनमेंट में, ठीक। इसके अलावा एक बात बताओ, जिसके बच्चे ज्यादा होंगे, कोई स्पीशीज है जिसके सपोज करो जैसे कि आप ही के घर में मैं एग्जांपल ले लूं, या फिर किसी का भी एक एग्जांपल ले लो, उसके 12 बच्चे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अजीब हो गया बट मान लेते हैं 12 बच्चे हैं। अब एक बात बताओ, क्या वो उन 12 के 12 को वही सेम केयर दे पाएगा? आप कहोगे नहीं सर, वो नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो? अगर किसी का एक बच्चा है तो भैया वो अपना, उसके पास सिर्फ एक ही बच्चा है, तो जितना उसका ध्यान है वो उसका सब अपने एक ही बच्चे पे लगा देगा। यानी कि आर सेलेक्टेड स्पीशीज में पेरेंटल केयर बहुत ही ज्यादा लेस होती है, ठीक। जबकि जो के सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं उनकी जो पेरेंटल केयर है वो शानदार होती है। दूसरा, आर सेलेक्टेड स्पीशीज क्यों ज्यादा रिप्रोडक्शन करती हैं? क्योंकि उनको नहीं पता कब अंतिम दिन आ जाए, तो भैया वहां पर शॉर्ट लाइफ स्पान है। जबकि के सेलेक्टेड स्पीशीज का लॉन्ग लाइफ स्पान है। इसके अलावा अगर किसी स्पीशीज के बच्चे जल्दी जल्दी हो रहे हैं, दैट मीन्स एक तो उसकी जो है अर्ली रिप्रोडक्टिव स्टेज होगी। आप समझो कि उसकी लाइफ में जो है रिप्रोडक्शन की जो एज होगी वो बहुत ही ज्यादा अर्ली होगी। क्यों? क्योंकि उसे खुद नहीं पता अगला दिन जिएगा या नहीं जिएगा, तो जल्दी से जल्दी रिप्रोडक्शन करना चाहता है। जबकि के सेलेक्टेड स्पीशीज एक स्टेबल एनवायरनमेंट में रहती है, तो वो जो है आपकी क्या है, उनकी जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज या एज जो है वो थोड़ी लेट आती है, ठीक। इसके अलावा आपकी जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज है बच्चा, वो आपको जनरली देखने को मिलेंगी स्मॉल बॉडी साइज के ऑर्गेनिज्म। आपने देखे हैं ना जो स्मॉल, जो कभी आपने देखा है कि क्या कहते हैं, जो आपके बारिश होती है तो कभी बारिश के बाद एकदम से कीड़े बढ़ते हैं और फिर एकदम से 1-2-3 दिन में वो गायब हो जाते हैं, तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज में आते हैं बच्चा। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक।
जबकि दूसरी होती है के सेलेक्टेड स्पीशीज, जो कि भैया लार्ज बॉडी साइज के ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको पता है हमें भैया लंबा जीना है, ना ही हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने, जो है अपन को क्वालिटी लाइफ जीनी है। इस तरीके से दो स्पीशीज आपको एनवायरमेंट में देखने को मिलती हैं, एक आर सेलेक्टेड, एक के सेलेक्टेड। क्या आपको समझ में आया लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब क्या है? देखो, मैंने देखा है जब भी बच्चों से हम क्लास में पूछते हैं कि भैया एक बार समझाओ कि लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन होता क्या है, जिसने भी किसी और से पढ़ा होता है कभी भी, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी टीचर पर सवाल उठा रहे, नहीं, बट मैंने जर्नली देखा बच्चों को समझ में नहीं आता क्या मतलब है इसका। तो अब आपको समझ में आया, किसी भी हैबिटेट में जब भी जो है कोई स्पीशीज रहती है तो भैया उसके जो दोनों फैक्टर हैं, बायोटिक एबायोटिक, वो इफेक्ट करते हैं उसकी लाइफ को, कि उसकी लाइफ में जो कैरेक्टर्स हैं, अभी तो मैंने कुछ ही कैरेक्टर्स पर बात करी है, नहीं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आप चर्चा कर सकते हो। यानी कि बायोटिक एबायोटिक फैक्टर जो है भैया इम्पैक्ट करते हैं किसी भी हैबिटेट के, जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं उसकी लाइफ के कैरेक्टर्स को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को। इसको हम कहते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। इसके अंदर एक आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे डार्विन वाली, भैया डार्विनियन फिटनेस की, ठीक है, जो कि उसी पैराग्राफ में दे रखी है, जो कि मैं वहीं पर आपको मार्क करा दूंगा, वहां पे आप चाहो तो नोट कर दो। उसमें ये दे रखा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखते हैं वो सब चाहते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली फिट हो, यानी कि वो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक। तो क्या आपको समझ में आ गया? तो लिखें एक बार स्पीशीज के बारे में। चलो आओ, दो तरह की स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं, एक है आर सेलेक्टेड स्पीशीज, एक है के सेलेक्टेड स्पीशीज। दो तरह की स्पीशीज बच्चा आपको देखने को मिलती है, एक है आर सेलेक्टेड स्पीशीज, एक है के सेलेक्टेड स्पीशीज। मैं उम्मीद करता हूं आपको यार समझ में आ गया होगा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का जो पैराग्राफ है वो आपसे क्या कहना चाहता है। देखो, वो बता नहीं रहा है ना ही आर सिलेक्शन के बारे में ना ही के सिलेक्शन के बारे में, ठीक, आपको जो है मैं बता रहा हूँ, मतलब उसने इतना खोल के वो दिया नहीं जितना, या तो उनको देना ही नहीं था, पर ठीक है उन्होंने जो दे दिया सही है। देखो, अभी भी मैंने आपको इतना डीप में जाके बताया नहीं, नहीं तो ये टॉपिक अपने आप में जो है पूरा का पूरा एक लेक्चर बन सकता है, लगभग 1 आवर का लेक्चर बन सकता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ठीक। तो यहाँ पर आपको दो तरह की देखने को मिलती है, आर सेलेक्टेड स्पीशीज, आर सेलेक्टेड स्पीशीज, और आपको देखने को मिलती है बच्चा के सेलेक्टेड स्पीशीज। अब के सेलेक्टेड स्पीशीज बताओ किस सिलेक्शन में आएंगी? आपके के सिलेक्शन में। और आर सेलेक्टेड स्पीशीज आती हैं आपके आर सिलेक्शन में। तो देखो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी लाइन खींच देंगे। अब मुझे इसकी कॉपी बना लेने दो, क्योंकि हमें जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। आओ देखो, अब देखो जरा ध्यान से। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज है वहां पर आपको देखने को मिलेगा आर सिलेक्शन, यानी कि इन्होंने क्या सेलेक्ट करा है, इन्होंने सेलेक्ट करा है भैया, इन्होंने प्रायोरिटी दी है रैपिड रिप्रोडक्शन को और हाई ऑफस्प्रिंग नंबर को। और ये जो आर सिलेक्शन है ये किस कौन सी ग्रोथ मॉडल को शो करता है? एक्सपोनेंशियल। तो ये भी आपको याद रखना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो उसके जितने भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के कैरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। जब मैं बात के सेलेक्टेड स्पीशीज की करता हूं तो इन्होंने चूज करा है के सिलेक्शन को, यानी कि बेसिकली इन्होंने देखो चूज नहीं करा, ये जिस एनवायरनमेंट में मिल रही है उस हिसाब से इन्होंने एडॉप्ट करा। तो हमने क्या करा, हमने दो कैटेगरीज बना दी, आर सिलेक्शन के सिलेक्शन, और जितनी भी आपकी स्पीशीज होती है वो इसके अंदर फॉल करी जाती है, आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड, ठीक। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि आर सिलेक्शन के अंदर स्मॉल बॉडी साइज के ऑर्गेनिज्म आते हैं। देखो ये जर्नल बात है, आप समझना, मतलब मोस्टली आ जाते हैं, बट कुछ ऐसे एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक। कभी आपको कोई बता दे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपसे कोई इतना डीप तो पूछने वाला है ही नहीं। ऑल्दो मैंने भी आपको काफी ही ज्यादा डीपली बता दिया इस टॉपिक को। आओ देखो, नहीं तो काफी लोग ऊपर से ही पढ़ा देते हैं, जो कि अपनी जगह वो ठीक है, सही है, क्योंकि क्यों ही बच्चों को फालतू में ज्यादा पढ़ाना जो उनसे शायद पूछा भी ना जाए, बट आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। प्रायोरिटाइज, ये क्या प्रायोरिटाइज करते हैं भैया? ये प्रायोरिटाइज करते हैं रैपिड रिप्रोडक्शन को, ये प्रायोरिटाइज करते हैं भैया रैपिड रिप्रोडक्शन, यानी कि इनकी जो एक्चुअली में जो एनर्जी है ना इनके पास, उसको ये खर्च ही रिप्रोडक्शन में करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है एक जो ह्यूमन है उसके पास एनर्जी का पार्टीशन होता है, वो डिवाइड करता है, एक होता है भैया सर्वाइवल में मुझे एनर्जी चाहिए, दूसरी रिप्रोडक्शन में। तो इस सर्वाइवल से ज्यादा जो एनर्जी होती है वो आर सेलेक्टेड स्पीशीज जो है आपके रिप्रोडक्शन में देती है उस एनर्जी को। तो आप लिख दोगे यहाँ पे हाई ऑफ स्प्रिंग नंबर। जबकि जो के सेलेक्टेड स्पीशीज होती है वो किस चीज पे फोकस करती है? तो आप लिखोगे यहाँ पे फोकस ऑन
हाई क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग, फोकस ऑन, आप यहाँ पर एक शब्द लिखो फ्यू, फ्यू फ्यू यानी कि बहुत ही ज्यादा कम बच्चे पैदा करते हैं भैया। फोकस ऑन, जैसे कि ह्यूमंस जो है वो के सेलेक्टेड स्पीशीज में आते हैं भैया, क्योंकि अपना लाइफ स्पैन काफी लंबा है, ठीक है। फोकस ऑन फ्यू हाई क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग, फोकस ऑन फ्यू हाई क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग। एनसीईआरटी ने अपने उसी में ही, उसी पैराग्राफ में काफी सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि कोई तो एक ही पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार जो है क्या करता है भैया, रिप्रोडक्शन करता है, कोई मल्टीपल टाइम्स करता है, ठीक। देखो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आता है, ये आपके अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगी। अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, भैया इनको खुद नहीं पता कल क्या होगा, इसलिए ये कहते हैं भैया आज जितना हो सके उतना रिप्रोडक्शन कर लो और जितना नंबर हो सके उतना नंबर आप बढ़ा लो, ठीक। इसके आप यहां पर लिख लोगे स्टेबल एनवायरनमेंट, ये आपको देखने को मिलेंगी के सेलेक्टेड स्टेबल एनवायरनमेंट में। और इसके अलावा आप क्या नोट करोगे यहाँ पर, आप लिखो अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो क्या पेरेंटल केयर लेस हो जाएगी, बिल्कुल। तो आप कहेंगे पेरेंटल केयर लेस, पेरेंटल केयर। और यहां पर आपको देखने को मिलती है एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर, एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर। यहाँ बहुत अच्छे से बच्चे का जो है क्या करा जाता है, ख्याल रखा जाता है, क्यों, क्योंकि नंबर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है भैया, आर सेलेक्टेड वालों के पास तो नंबर की कमी ही नहीं है, ठीक। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको जो है नोट कर लोगे, राइट। इसके बाद मैं आपको एक दो पॉइंट और लिखाऊंगा, वो भी आप लिख लोगे। कर लिया पॉज बच्चों, हो गया नोट, आओ देखो, अब देखो आगे आ जाओ, देखो। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे क्या, शॉर्ट लाइफ स्पान, इनका जो लाइफ स्पान होता है वो काफी शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पान। जबकि जो के सेलेक्टेड आपकी बच्चा स्पीशीज हैं इनका क्या होता है, लॉन्ग लाइफ स्पान, इनका जो लाइफ स्पान होता है वो लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, ठीक। इसके अलावा आपको पता है ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पान है, यानी कि इनकी जो रिप्रोडक्टिव एज होगी वो कैसी होगी, अर्ली होगी, अर्ली रिप्रोडक्टिव एज, अर्ली रिप्रोडक्टिव एज। और इनकी कैसी आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लेट रिप्रोडक्टिव एज, लेट रिप्रोडक्टिव एज। तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव एज है वो कैसी आएगी आपकी, लेट आएगी। इसके अलावा इसमें आते हैं, आप लिखोगे यहाँ पर आर सेलेक्टेड में आपको देखने को मिलते हैं स्मॉल बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म, स्मॉल बॉडी साइज जो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म आपको जो है आर सेलेक्टेड स्पीशीज में देखने को मिलेंगे, जबकि ए सेलेक्टेड स्पीशीज में आपको देखने को मिलते हैं लार्ज बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म, लार्ज बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे कि मच्छर हो गया बहुत छोटा है, तो ये इनका जो रिप्रोडक्शन नंबर है बहुत ज्यादा होता है, ठीक। आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। इसके बाद हम इसकी एनसीईआरटी रीड आपकी करेंगे, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और आपकी जो है यानी कि ग्रोथ मॉडल की भी आपकी एनसीईआरटी रह रही थी, वो भी हम रीड करेंगे अभी, ठीक है। तो बच्चा इसको क्या करोगे, आप पॉज करोगे और नोट कर लोगे, पॉज करो और नोट कर लो, हो गया, पॉज कर लिया, नोट। चलो आओ देखो, अब देखो एनसीईआरटी पे हम आते हैं। अब देखो ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स, डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। तो क्या जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो समय के साथ कोई एक स्पेसिफिक या प्रेडिक्टेबल पैटर्न जो है शो करती है, तो इसका आंसर है नहीं भैया, नहीं शो करती। वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraints on the growth, ठीक है। perhaps we can learn a lesson or two फ्रॉम नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल ग्रोथ पॉपुलेशन। तो ये एक पैराग्राफ ये कहना चाहता है कि भैया जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो काफ़ी होती है,
और इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आपकी देखने को मिलती हैं। तो हम नेचर से ये सीखना चाहते हैं भैया कोई मॉडल हमें पता लगे जिससे कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें, समझ रहे हो। तो इस तरह की चीजें जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया हमें पता लग जाए किस तरीके से ग्रो करती है, तो क्या पता हम उसको कंट्रोल कर पाए। आओ देखो, इसके बाद आ जाता है आपका भैया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देखो, रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पीडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। भैया अगर आपको किसी भी पॉपुलेशन की रैपिड ग्रोथ चाहिए तो वहां पर एक चीज बहुत ही ज्यादा मतलब ऑब्वियसली एसेंशियल है कि चाहिए ही चाहिए, वो है आपके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज से हमारा कहने का मतलब क्या है, फूड एंड स्पेस। और जो जो अनइम्पीडेड है ना, इसका मतलब है भैया रैपिड, क्योंकि इम्पीड का मतलब होता है भैया स्लो। अब इम्पीड के आगे अन लग गया, दैट मीन्स क्या हो गया, फास्ट, यानी कि रैपिड ग्रोथ के लिए। तो अनइम्पीडेड का मतलब है रैपिड, तो यहाँ पर अनइम्पीडेड का मतलब है बच्चा रैपिड। किसी को भी जानना हो तो अनइम्पीडेड का मतलब है रैपिड, ठीक। अब देखो आगे, आइडियली when resources in a habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number। अगर किसी हैबिटाट के अंदर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो प्रत्येक स्पीशीज, ईच स्पीशीज के पास एबिलिटी है कि भैया वो जो है अपने आप का जो फुल पोटेंशियल पे आके अपने नंबर को ग्रो कर सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सके। एज डार्विन ऑब्जर्व्ड वाइल डेवलपिंग इस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि जब डार्विन ने आपकी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी तब ये चीजें ऑब्जर्व करी थी। जब इवोल्यूशन चैप्टर हम पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। तो जब इस तरीके की आपको चीजें देखने को मिलेंगी तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी, एक ज्योमेट्रिक फैशन में होगी, ठीक। इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, अगर एक किसी पॉपुलेशन का साइज एन है, द बर्थ रेट नॉट द टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ। आप जानते हो बर्थ रेट का मतलब क्या है, टोटल नंबर नहीं, पर कैपिटा बर्थ को हम बर्थ रेट कहते हैं। आर रिप्रेजेंटेड एज बी एंड डेथ रेट अगेन एज पर एज सॉरी अगेन per capita death rates as d, then the increase or decrease in n during a unit time period that is dn by dt will be b माइनस डी क्रॉस एन। यानी कि जो आपकी आर की वैल्यू होती है, आपको पता है बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट आप निकाल दोगे तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, किसी भी स्पीशीज का बायोटिक पोटेंशियल जो है आपको मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं, बताओ हाँ या ना। तो किसी को कोई समस्या, मुझे नहीं लगता यहां तक या इस पैराग्राफ में किसी को कोई भी समस्या होगी। फिर देखो आगे, द आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो भैया ये जो आपको आर दिख रहा है, ये जो आर आपको दिख रहा है ये क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जिसको बायोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर assessing impact of any biotic और abiotic factor on population growth। तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है भैया ये, ठीक। टू गिव आइडिया, फिर इन्होंने जो आपकी बताई है कि नॉर्वे रेट की जो वैल्यू है वो 0.015 है, फ्लोर वीटल की 0.12 है, और 1981 में जो इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन थी उसकी जो बायोटिक पोटेंशियल था वो था 0.025। तो ये भी आप याद रख लोगे। देखो रफली आप अगर 5 से 6 बार देख लोगे और एग्जाम से एक दिन पहले इन वैल्यूज को एक बार देख लोगे तो आपको उसी से ये याद रह जाएंगे, ठीक। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, आ जाओ। अब देखो, द above equation describes the exponential or geometric growth pattern of our population and result in a J-shaped curve when we plot n in relation to time। जब भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी का टाइम के साथ जो है हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट की जब आप इक्वेशन से ड्रॉ करोगे ग्राफ तो आपको जे शेप कर्व देखने को मिलेगा, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। बट जब आप इसकी इंटीग्रल फॉर्म देखोगे तो वो आपको कैसी देखने को मिलेगी, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी, जिसमें एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो क्या है, एन नॉट, आर क्या है, नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और बी ई क्या है आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम जिसकी वैल्यू है 2.71, ठीक। अब देखो ये जो है आपका ग्राफ दे रखा है, तो ये वाला जो आपका ग्राफ दे रखा है ए वाला, ये किसका है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो है आपका एक ग्राफ दे रखा है।
जबकि जो सेकंड वाला ग्राफ है भैया वो किसका दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ का, जो कि ग्राफ मैंने कल आपको बेहतरीन तरीके से समझाया था और आज भी मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिखाया है, जिसमें जो के आपको दिख रहा है यहाँ पर के, ये क्या है, ये है आपका कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, तो दोनों ही ग्राफ जो है एक साथ इसने इसी जो है आपके फिगर में ड्रॉ करके दिखा दिए हैं। आओ देखो, इससे आपको एक बेहतरीन कंपैरिजन भी मिल गया है। अब जरा देखो आगे, एनी स्पीशीज ग्रोइंग exponentially under limited unlimited resource condition can reach enormous population densities in a short time। अगर कोई भी स्पीशीज अगर उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है तो भैया उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इतनी तेजी से बढ़ेगी बहुत ही ज्यादा कम समय में। ठीक है, डार्विन showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of checks। यानी कि अगर आप जो है आपको पता है जो एलिफेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोइंग एनिमल है, बट अगर उसके ऊपर भी ऐसे चेक्स ना रखे जाएं तो वो भी अपना जो है फुल्ली पोटेंशियल पे जाके क्या करेगी बच्चा, ग्रो करेगी। ठीक, अब इसके बाद जो उन्होंने दे रखा है वो अगला पैराग्राफ के बारे में बता रखा है, जो कि मैंने एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं करा है। वो जो है राजा चेस खेलता है वहां रखते हैं उसका स्क्वायर करके, वो फालतू बात है, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक, आओ देखो आगे, इसके बाद आ जाती है बच्चा आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप जानते हो कि भैया एक्चुअल कंडीशन में कोई भी स्पीशीज की पॉपुलेशन नहीं है जो भैया की जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स हो और जो है वो आपका क्या कर सके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर सके। ठीक, दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, तो एक सेकंड, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाँ, वो आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक, और जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है भैया, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो एक्चुअल में आपको देखने को मिलता है भैया क्या, कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। ठीक, इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। और जब कंपटीशन होगा तो जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा और वही आगे जाके क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। The government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth। तो भैया इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपने देखा है कि काफ़ी कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए हैं, जैसे इंडिया में भी है, हम बताते हैं कि भैया बच्चे दो ही अच्छे, इससे ज़्यादा ना करो। ठीक, तो इस तरह की जो है जिससे कि ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं। ठीक, इन नेचर a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible। Let us call this limited as nature's carrying capacity K for that species in that habitat। तो भैया आपको पता है कि किसी भी अगर आप नेचर में किसी भी एक हैबिटाट को देखते हो तो वो एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को क्या कर सकता है बच्चा, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, और उससे ज्यादा अगर होगा तो वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसी को कहते हैं नेचर की कैरिंग कैपेसिटी के, जो कि एक स्पीशीज, एक हैबिटाट की एक स्पीशीज के लिए अलग अलग होती है। यानी कि एक हैबिटाट में अगर 5 स्पीशीज रह रही हैं तो पांचों स्पीशीज के लिए क्या होगी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होगी। ठीक, यानी कि स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है ये कैरिंग कैपेसिटी। आगे देखो, अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ habitat with limited resources show initially a lag phase followed by a phase of acceleration and deceleration and finally an asymptote when the population density reaches the carrying capacity। बताओ क्या मैंने आपको एक ग्राफ में बेहतरीन तरीके से समझाया था, क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी, जब भी कोई पॉपुलेशन ग्रो करती है किसी भी हैबिटाट में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ तो भैया वो शुरुआत में क्या शो करती है, शुरुआत में एक लैग फेज शो करती है, ये धीरे धीरे ग्रो करती है, उसके बाद आपको एक एक्सेलरेशन का फेज देखने को मिलता है, उसके बाद थोड़ी सी कम होती है, क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचने लगती है और जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी को रीच करती है तो ग्राफ देखा था आपने किस तरीके से लेट गया था, जिसको हमने कहा था एसिम्प्टोट। तो आपको कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिली, लैग फेज, एक्सेलरेशन फेज, डी एक्सेलरेशन फेज और फाइनली एसिम्प्टोट आपको देखने को मिला। ठीक, a plot of n in relation to time t in result in a sigmoid curve।
तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको एक सिग्मोइड कर्व, एस शेप कर्व देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर लॉस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसको वर लॉस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ आपका कहा जाता है एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और इसको इस इक्वेशन से जो है क्या करा जाता है बच्चा, डिस्क्राइब करा जाता है। डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाय के। क्या मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं? बिल्कुल। एक बार मैं डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा जिसमें एन क्या है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आर क्या है नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के है आपका कैरिंग कैपेसिटी, राइट। देखो फिर यहाँ इन्होंने क्या बताया है, सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट। आपको पता है जो मोस्टली जो एनिमल की पॉपुलेशन है भैया उनकी जो ग्रोथ है उनके लिए जो रिसोर्सेज है वो फाइनाइट है यानी कि लिमिटेड है, एंड बिकम्स लिमिटिंग सूनर, और बनते भी जा रहे हैं। और लेटर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसीडर्ड एज अ मोर रियलिस्टिक वन। तो भैया जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है वो एक्चुअली में क्या है आपका, मोर रियलिस्टिक है, ठीक, जो कि आपको एक्चुअल में देखने को मिलता है नेचर में। इसके एक बार मैं आपको फिर से ग्राफ दिखा देता हूँ। देखो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, दूसरा जो है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ दे रखा है, जिसके अंदर देखो शुरुआती जो फेस है वो क्या है, लैग फेस, फिर एक्सेलेरेशन, फिर डी एक्सेलेरेशन, फिर ये जो लेट गया है, ये जो के वाली जो डॉट 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 करके लाइन है, इस पर ये जो ब्लू कलर की लाइन इस तरीके से बेटा फ्लैट हो गई है, वो है एसिम्प्टोट कंडीशन। इसके बाद हमारा आता है भैया के सेलेक्टेड आर सेलेक्टेड स्पीशीज से रिलेटेड जो आपका पैराग्राफ दे रखा है, जिसको आप कहते हो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। ठीक है, अभी इसको पढ़ना शुरू करते हैं, रुको। अब देखो, populations evolve to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness, high R value in the habitat in which they live। तो कोई भी पॉपुलेशन किसी एक हैबिटाट में जिसमें रहती है वो चाहती है कि भैया उसकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो मैक्स टू मैक्स हो, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस कर सके। इसी को कहते हैं डार्विनियन फिटनेस। और डार्विन फिटनेस से कहने का मतलब क्या है, हाई आर वैल्यू, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो बायोटिक पोटेंशियल है वो क्या हो, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। इस तरीके से पॉपुलेशंस अपने आप को इवॉल्व करना चाहती हैं। ये वाली जो डेफिनेशन है आप इसको याद रखोगे, इस लाइन को याद रखोगे कि भैया जितनी भी आपको किसी भी हैबिटेट के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है वो चाहती है कि भैया उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा से ज्यादा हो और उसकी एक हाई आर वैल्यू हो। इसी को हम कहते हैं डार्विनियन फिटनेस। ठीक, अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टूवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। तो देखो आपको पता है कि भैया एक सिलेक्शन प्रेशर होता है हर स्पीशीज के ऊपर, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर होता है जिसके जिसके हिसाब से उस जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको इवॉल्व करना पड़ता है। एक इस तरह की एक एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी को क्या करता है, इवॉल्व करता है। आपने देखा दो तरह के सिलेक्शन, आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन। भैया एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या है, समझ लो, रिसोर्सेज की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से क्या करती है जो ऑर्गेनिज्म होता है उस तरह के जो है क्या करता है, अपने आप को उस तरीके से जो है डेवलप करता है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी अपनी बनाता है। देखो फिर इसके आगे बात क्या कहती है एनसीईआरटी, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू। तो आपने देखा कुछ ने तो क्या चुना कि भैया हम सिर्फ जीवन में एक ही बार क्या करेंगे, आपका क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि साल्मन, पैसिफिक साल्मन फिश और बैम्बू। ये जो बात है आप याद रखोगे इसके एग्जांपल कि भैया ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एक ही बार अपनी लाइफ में क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। ठीक है, वो है पैसिफिक साल्मन फिश और आपका बैम्बू। ठीक, आगे देखो, वाइल अदर्स ब्रीड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जैसे कि मोस्टली बर्ड्स और मैमल्स। तो भैया बाकी मैमल्स और बर्ड्स ने क्या चुना, क्यों, क्योंकि इनके पास कंडीशन अच्छी है। इन्होंने चुना कि भैया ये जो है क्या करेंगे, एक मिनट रुको, इन्होंने चुना कि भैया ये जो है आपके क्या करेंगे, काफी टाइम जो है ब्रीडिंग करेंगे अपने लाइफ टाइम में, जैसे कि बर्ड्स और आपके मैमल्स। ठीक है, आगे देखो, सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि ऑयस्टर्स, पेलाजिक फिशेस। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इस कुछ ने क्या चुना, सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि ऑयस्टर और पेलाजिक फिशेस ने क्या चुना कि भैया
वो ऐसी कंडीशन में रहती हैं जहां उनको जो है स्मॉल साइज के हाई ऑफस्प्रिंग नंबर्स चाहिए, ठीक। वाइल अदर्स वाइल अदर्स प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, जैसे कि बर्ड्स और आपके मैमल्स। आपको समझ में आ गया। जबकि कुछ ऐसे हैं कि जो भैया बहुत ही कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, बट लार्ज साइज के जो है आपके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बर्ड्स और आपके मैमल्स। सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमम फिटनेस, तो भैया इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाकई में जो है मैक्सिमम फिटनेस को डिजायर कर रहा है, मतलब अपनी फुलफिल कर रहा है उस चीज को, ठीक है। तो इकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो भैया किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो आपके लाइफ हिस्ट्री के कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द कांस्टेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है आपका लिमिट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बच्चा आपका लिमिट, यानी कि कुछ लिमिट्स जो हैं वो आपकी क्या करी गई हैं, इम्पोज करी गई हैं, किसके द्वारा, आपके बायोटिक एबायोटिक फैक्टर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव। तो भैया जिस हैबिटेट में जो स्पीशीज रहती हैं, जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वहाँ के आपके बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, कुछ लिमिट लगाते हैं, और उन्हीं लिमिट के जो है रिलेशन में इनको क्या करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा इवॉल्व करना पड़ता है, किनको, आपकी ऑर्गेनिज्म को, उनके जो लाइफ हिस्ट्री के कैरेक्टर्स होते हैं उस हिसाब से इवॉल्व होते हैं, ठीक। Evolution of life history traits in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists, यानी कि अभी भी इसके ऊपर क्या चल रही है बच्चा, आपकी रिसर्च चल रही है, ठीक। रिसर्च का क्षेत्र है ये एक। तो क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताओ। क्या आपको पैराग्राफ समझ में आया, क्या आपको समझ में आया भैया। ये जो सिलेक्शन प्रेशर्स की बात करी है, ये क्या सिलेक्शन प्रेशर्स है, आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन, आर सेलेक्टेड स्पीशीज, के सेलेक्टेड स्पीशीज, बताओ। देख रहे हो 42 मिनट्स हो गई, बताओ इसी चीज़ों को, इन चीज़ों को समझाने में। चलो ठीक है, थोड़ा सा पानी पीते हैं और अब शुरू करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इससे पहले मैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन शुरू करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप कहीं तो रहते होंगे, आप किसी स्कूल में जाते होंगे, ठीक है, कोचिंग में जाते होंगे पढ़ने, तो क्या आप अकेले पढ़ते हो या नहीं सर। काफ़ी सारे हमारी ही क्लास के क्या होते हैं, साथी होते हैं, कलीग्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं। क्या आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो सर, कैसे इंटरेक्ट, आप उनसे क्या बातचीत करते हो। ऐसा भी तो हो सकता है आप किसी दिन स्कूल नहीं गए, ठीक है, या आप कोचिंग नहीं गए, तो आपने उससे कहा कि यार कल सर ने क्या पढ़ाया था, मुझे उसके नोट्स दे दे और मुझे समझा भी दे, तो आपने कहीं ना कहीं उसके साथ इंटरेक्ट करा, बताओ हाँ या ना, ठीक। इससे आपको एक चीज पता लगी क्या, कि भैया जिस तरीके से आप स्कूल में जाते हो तो आप अकेले नहीं जाते, आप कोचिंग में जाते हो तो अकेले नहीं जाते, और भी लोग वहां रहते हैं, ठीक है, या आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा, फिर वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो भी पॉपुलेशन आपकी किसी भी हैबिटेट में रहती है, पहली बात तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ और भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उसके अलावा क्या करेंगे, वो आपके क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। अब या तो ऐसा हो सकता है कि जो एक स्पीशीज है, यानी सेम स्पीशीज के दो मेंबर एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटरेक्शन करें, तो ऐसी इंटरेक्शन को कहते हैं क्या, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। दूसरा हो सकता है कि भैया डिफरेंट स्पीशीज के आपके क्या करें, जो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें, तो उसको हम कहते हैं क्या, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। क्या आपको इंटरेक्शन समझ में आई। अब जरा एक और चीज समझो, जैसे कि अब जरा देखना, हम भी इंटरेक्ट करते हैं कैसे, हम अपना खाना खुद बना लेते हैं, हाँ सर बना लेते हैं, गधे उस तरीके से बनाने की नहीं कह रहा मैं। तुझे खाने के लिए क्या चाहिए, पनीर चाहिए, सब्जी चाहिए, तू दूसरों पर डिपेंडेंट है, समझ रहा है तू तू हेटेरोट्रॉफ है। तू सपोज कर तुझे आज पालक पत्ता चाट खानी है, तो तुझे उसके लिए क्या चाहिए बच्चा, पालक चाहिए, तो तू कहीं ना कहीं पालक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, भैया तू उसे खा रहा है, तो ये भी तो एक टाइप की इंटरेक्शन है, क्योंकि तू उस पर डिपेंडेंट है, समझ रहा है। तो इस तरह की इंटरेक्शन आपको पढ़नी है। जैसे कि अब आपको पता है जो प्लांट होता है वो आपका क्या है, ऑटोट्रॉफ है, यानी कि अपना खाना खुद बना लेता है, क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को लेता है और फूड उससे बना लेता है, इसलिए हम उसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। अब आपको लगेगा यार वो तो फिर तो सर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो तो डिपेंडेंट नहीं है, नहीं वो भी डिपेंडेंट है, वो भी इंटरेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है जरा सुनना। कोई भी जब भी कोई भी डेड आपका प्लांट होता है या एनिमल होता है, ठीक है, डेड हो जाता है, तो उसके बाद होता क्या है, उसके ऊपर कुछ माइक्रोब्स, कुछ डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं, एक्ट करके क्या करते हैं, उसके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जो है क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और वो किस में मिल जाता है, सॉइल में। और जब इस सॉइल में पहुंचते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है कौन, आपका प्लांट, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट क्या करता है, ये अपनी ग्रोथ शो करता है, उसकी मदद से क्या कर पा रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। यानी कि प्लांट भी आपका क्या है बच्चा, डिपेंडेंट है।
और फिर आपने देखा कि इसी प्लांट को हम खा लेते हैं। तो देख लो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो रहे हैं, किस तरीके से इंटरेक्शंस आपको देखने को मिल रही है। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताएं। क्या आपको पीपल पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब समझ में आया या नहीं आया। इसके अलावा और एक चीज देखो, प्लांट को अगर पॉलिन उसका जो है आप चाहते हो कि पॉलिनेशन हो, तो पॉलिनेशन कैसे होगा, उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, जो कि मोस्टली आपको इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। आपने देखा ना भैया, मधुमक्खी आती है किसी फ्लावर पर जाती है, वहां से नेक्टर चूसती है, जब नेक्टर चूसती है उसी के साथ क्या होता है, आपके मेल गैमीट जो है उसके साथ क्या कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं, और वो जो है क्या करती है, दूसरे फ्लावर पर जाएगी तो वहां पहुंचा देगी। इस तरीके से क्या हो गया, पॉलिनेशन आपका हो गया। बताओ है या ना, क्या आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है भैया जो स्पीशीज हैं, डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे के साथ नेचर में इंटरेक्ट कर रही हैं, इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन आप पढ़ोगे, जो आपको 6 टाइप्स की दे रखी है, वो इंटर स्पेसिफिक यानी डिफरेंट स्पीशीज के बीच की इंटरेक्शंस आपको दे रखी है। ठीक, तो अब आप हेडिंग डाल लोगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। जरा देखो, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा किसी भी हैबिटेट में आप देखोगे तो आप लिखोगे इन एनी हैबिटेट। भैया आप किसी भी हैबिटेट को देख लो, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नो ऑर्गेनिज्म। आप लिखोगे भैया नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव अलोन, नो ऑर्गेनिज्म, नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव अलोन। ये कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कैन लिव अलोन जो अकेला रह सके भैया। समझ रहे हो, कोई भी ऐसा हैबिटेट आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर आप कह दो कि भैया ये एक अकेला ऑर्गेनिज्म आपका रहता है। ठीक, जैसे कि इसका एग्जांपल आपको क्या देखने को मिलता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसकी बात कर रहे हैं, डेड प्लांट की या फिर डेड एनिमल की, डेड प्लांट कॉमा डेड एनिमल, डेड एनिमल। तो इनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो होता क्या है, जब ये मर जाते हैं, ठीक, प्लांट या एनिमल, तो इसके ऊपर एक्ट करते हैं डिकम्पोजर। कौन एक्ट करते हैं, आपके डिकम्पोजर्स। ठीक है, और डिकम्पोजर्स इस पर एक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, आपके भैया सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये आपके किस में मिल जाते हैं, सॉइल में, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉइल। और बाद में इसी को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से, एब्जॉर्ब बाय प्लांट। तो आप देख रहे हो किस तरीके से आपको इंटरेक्शन देखने को मिल रही है, एब्जॉर्ब बाय प्लांट। तो प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर बाद में देन क्या होता है कि भैया प्लांट को भी हम खा लेते हैं। ठीक, या फिर कोई भी जो हर्बीवोर होता है तो वो खा लेती है, जैसी गाय आपकी घास खा लेती है। समझ रहे हो, देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोजर्स ने या माइक्रोब्स ने क्या करा, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जो कि आपकी सॉइल में मिल जाते हैं। और देन बाद में प्लांट जो है सॉइल से इन्हीं को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि यहाँ भी आपको क्या देखने को मिली, पॉपुलेशन के बीच में, स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शंस देखने को मिली। राइट, अब जरा देखो हमने ये एग्जांपल क्यों दिया, एनसीईआरटी से एग्जांपल को क्यों देती है, क्योंकि हम मानते हैं कि भैया प्लांट जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है खाने के लिए, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में बच्चा, प्लांट भी जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसके बाद जो आता है वो आपका आता है क्या, भैया जो प्लांट होते हैं, आप एक और बात लिख सकते हो यहाँ पर, प्लांट को किसकी जरूरत है, प्लांट्स नीड पॉलिनेटिंग एजेंट, प्लांट्स नीड पॉलिनेटिंग एजेंट। भैया प्लांट्स को चाहिए आपके पॉलिनेटिंग एजेंट, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, और पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन, जिससे कि भैया पॉलिनेशन हो सके। तो पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट प्लांट्स को। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो इंटरेक्शन होता है भैया वो दो तरीके का आपको देखने को मिलता है। जो आप इंटरेक्शन देखते हो, इंटरेक्शन, वो आपको दो तरीके का देखने को मिलता है। एक है भैया सेम स्पीशीज के बीच में हो, दूसरा है
दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में हो। जो भैया सेम के बीच में होता है उसको इंट्रा कहते हैं। जैसे आपने कभी देखा है जैसे आपके नेशनल की ही, एक ही नेशन की दो तीन सपोज करो टीम खेल रही है तो उसको हम कहते हैं इंट्रा नेशन। या फिर आपने कभी देखा हो तो जैसे कि सपोज करो क्रिकेट टीम हमारी खेलने जाती है इंडिया की, तो कुछ इंट्रा स्क्वाड मैचेस होते हैं। समझे स्क्वाड का मतलब क्या है? जितने लोग प्लेयर्स खेलने गए, सपोज करो 22 प्लेयर्स खेलने गए, तो उन्होंने क्या करा, टीम तो एक ही है, सारे के इंडियंस के प्लेयर हैं 22, तो उन्होंने क्या करा 11 की एक टीम बनाई, 11 की दूसरी टीम बनाई, जिसको जो है ए टीम और बी टीम कह दिया। तो ये कैसा मैच हुआ? इंट्रा स्क्वाड मैच, यानी कि एक ही स्क्वाड में से दो टीमें आपकी बन गई। ठीक है, तो आपस में ही जब खेलते हैं तो क्या कहते हैं? इंट्रा शब्द आता है। तो जब भी सेम स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होगा तो आप कहोगे इंट्रा स्पेसिफिक। अगर दो के बीच में होता है तो आप कहते हो इंटर स्पेसिफिक। जैसे कि इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, यानी कि दो देशों के बीच के मैचेस। इंटर मतलब दो अलग अलग, मतलब यानी कि डिफरेंट, जो भी आगे दे रखा होगा उनके बीच की बात यहाँ पर चल रही है। जैसे इंटरनेशनल यानी कि दो देश के बीच में, इंटर स्टेट यानी कि दो स्टेट के बीच में, इंटर स्पेसिफिक यानी कि दो स्पीशीज के बीच में। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे? इंट्रा स्पेसिफिक। तो भैया इंटरेक्शन दो तरह की होती है, एक है इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरी है इंटर स्पेसिफिक। दूसरी है बच्चा आपकी इंटर स्पेसिफिक। एक हो गई इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरी हो गई इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक, तो इंट्रा स्पेसिफिक में जो है आपके क्या होता है? इंटरेक्शन होती है किस किस के बीच में? तो आप यहाँ पर लिख दोगे इंटरेक्शन बिटवीन, एक सेकंड, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे भैया इंट्रा स्पेसिफिक में इंटरेक्शन बिटवीन सेम स्पीशीज। इंटरेक्शन बिटवीन सेम स्पीशीज, ये जब सेम स्पीशीज में आपको इंटरेक्शन देखने को मिले बिटवीन सेम स्पीशीज तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। अगर दो डिफरेंट के बीच में देखने को मिले यानी इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक। बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, बताओ समझ में आया या नहीं आया है या ना? नोट करोगे? चलो आओ, पहले तो मैं लास्ट वाली, पहले तो मैं इस स्लाइड को लगाता हूँ। जिस भी बच्चे को नोट करना है वो पॉज करो और आपका क्या कर लो? नोट कर लो। ठीक है, कर लिया पॉज? हो गया नोट? अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में लगा देता हूँ, पॉज करो और नोट करो। इसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कि भैया इंटरेक्शन किस किस तरह की आपको देखने को मिलती है। ठीक, हो गया नोट? अब देखो, अब इंटरेक्शन में आपको जो है तीन तरह की देखने को, मतलब इंटरेक्शन में होता क्या है जरा देखो समझो। जब भी दो लोग मिलेंगे तो उनके बीच में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी इंटरेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, जरा देखो। देखो, एक तो हो सकता है कि भैया आपको जो है क्या देखने को मिले, एक तो जब भी इंटरेक्शन होगी या तो फायदा होगा, ठीक है, या तो दोनों का फायदा हो सकता है। ठीक है, अब अभी हम दो दूर नहीं लेके चलेंगे, हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो, एक इंटरेक्शन हो सकती है जिससे बेनिफिट हो, दूसरी तरह की इंटरेक्शन हो सकती है जिससे लॉस हो, ठीक है, तीसरी तरह की इंटरेक्शन ऐसी हो सकती है जिससे ना ही तो कोई बेनिफिट हो ना ही कोई लॉस हो, यानी कि न्यूट्रल हो। तीन तरह की तो इंटरेक्शन आपको देखने को मिल सकती है बच्चों, बताओ हाँ या ना? भैया एक तरह की इंटरेक्शन ऐसी है जिससे बेनिफिट होता है, कुछ फायदा होता है। एक तरह की इंटरेक्शन ऐसी है जिससे कुछ लॉस होता है। ठीक है, एक इंटरेक्शन ऐसी है जिससे आपका बेनिफिट होता है। दूसरी तरह की इंटरेक्शन कैसी है? जिससे आपका लॉस होता है। और थर्ड तरह की इंटरेक्शन ऐसी है ना ही तो बेनिफिट है ना ही लॉस है, हो नहीं हो कुछ फर्क ऐसा खास पड़ता नहीं, तो न्यूट्रल हो गया। अब जहां पर बेनिफिट होता है उसमें हम यूज करेंगे भैया प्लस, जिसको लॉस होगा उसके लिए यूज करेंगे माइनस, और जो न्यूट्रल रहेगा, ना ही ना ही तो नुकसान ना ही कोई फायदा, वो है न्यूट्रल। आपको पता है जब भी इंटरेक्शन होगा तो वहां दो स्पीशीज मौजूद होंगी, क्योंकि जिस तरह की इंटरेक्शन हम आपको बताने वाले हैं वो है आपकी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। ठीक, उस तरह की हम यहाँ पर इंटरेक्शन में आपको 6 तरह की बताऊंगा। उसके अंदर दो स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, जिस स्पीशीज को फायदा होगा उस पर लगेगा प्लस साइन, जिस स्पीशीज को नुकसान होगा उस पर लगेगा माइनस साइन, जिस स्पीशीज को ना ही फायदा होगा ना ही नुकसान होगा उसको मिलेगा न्यूट्रल, यानी कि जीरो, अंडा। समझ गए? तो अब यहां पर आप डालोगे नेम ऑफ इंटरेक्शन, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में डालोगे। नोट कर लो जिसको भी करना है, पॉज करो और नोट कर लो। हो गया? अब देखो, यहां पर हम बनाएंगे एक टेबल बच्चा।
नेम ऑफ इंटरेक्शन, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम ऑफ इंटरेक्शन। ये नाम तो बताओ क्या नाम है उस इंटरेक्शन का, ठीक है। फिर आएगी स्पीशीज ए आपकी, स्पीशीज ए, और फिर आएगी आपकी स्पीशीज बी। ये दो स्पीशीज ही तो पार्टिसिपेट कर रही है इंटरेक्शन में, ठीक है। अब आ जाओ, इनसे रिलेटेड हम बात आपसे करेंगे। ये हो गई आपकी नेम ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। ये हो गई स्पीशीज ए स्पीशीज बी। आओ इस तरीके से हम एक टेबल आपकी बना लेंगे, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो जो सबसे पहला आता है बच्चा वो आपका आता है प्रीडेशन। सबसे पहला आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, यानी कि जहां किसी का शिकार होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रीडेशन। क्या कहते हैं, प्रीडेशन। यानी कि एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा काम जिसके अंदर कोई एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ क्या करेगी, पहले तो उसको कैप्चर करेगी, फिर उसको पहले पकड़ेगी, फिर उसको मारेगी और फिर उसको खाएगी। इस तरह का जो एक्ट होता है उसको हम कहते हैं भैया प्रेडेशन। तो इसके अंदर एक होता है शिकारी, एक होता है शिकार, एक होता है शिकारी, एक होता है शिकार। अब सपोज करो एक लाइन जो है एक डियर के पीछे पड़ा हुआ है, तो जो लाइन है वो क्या है, शिकारी, डियर क्या है, शिकार। तो लाइन क्या चाहता है, लाइन चाहता है उस डियर को खाना, यानी कि प्रेडेटर। प्रेडेटर कौन हुआ आपका, लाइन। तो प्रेडेटर का फायदा है या नुकसान है, सर प्रेडेटर का फायदा है, क्योंकि उसे खाना मिलेगा। तो प्रेडेटर क्या हुआ, पॉजिटिव होगा, यानी कि वो बेनिफिट हो रहा है। और नुकसान किसका हो रहा है, प्रे का हो रहा है। यानी प्रेडेटर में आपको दो स्पीशीज देखने को मिलती हैं। एक होती है आपकी, सॉरी, प्रेडेशन में दो स्पीशीज देखने को मिलेंगी, एक होती है प्रेडेटर, दूसरी होती है आपकी प्रे। प्रे का मतलब होता है आपका शिकार और प्रेडेटर का मतलब होता है शिकारी। तो भैया जिसका शिकार हो रहा है उसके लिए तो भैया घाटा है, और जिसका जो है आपका क्या कहते हैं जो शिकारी है उसके लिए क्या है, फायदा। क्यों, क्योंकि उसको मिल गया आपका खाना। तो प्रीडेशन आपको समझ में आ गया भैया, एक तरह की इंटरेक्शन हो गई आपकी, क्या, प्रीडेशन। इसके अंदर दो स्पीशीज होंगी, एक होगा शिकारी, एक होगा शिकार। शिकारी मतलब प्रीडेटर, जिसको हमेशा फायदा होगा, क्यों, क्योंकि उसे मिलेगा खाना, ठीक। और भैया प्रे का तो नुकसान होगा। इसके बाद जो आती है सेकंड टाइप की, वो होती है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म जो कि आपने मुझसे पढ़ी है, कहीं ना कहीं मैंने आपको शायद बता रखा है पैरासिटिज्म के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है पैरासाइट। अब ये जो पैरासाइट है ये किसी ना किसी भी होस्ट पे रह रहा होगा, जिससे वो फूड ले रहा होगा, कुछ ना कुछ ले रहा होगा, और बदले में क्या कर रहा होगा, होस्ट का नुकसान कर रहा होगा। ये एक एक इंटरेक्शन हमें डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। तो अभी टेंशन नहीं लेना किसी को कुछ समझ में ना आए। तो भैया दो स्पीशीज पैरासिटिज्म में कौन कौन देखने को मिलेंगी, एक देखने को मिलेगी पैरासाइट, एक देखने को मिलेगी पैरासाइट, ठीक है, जो कि शोषण करेगी किसका, अपने होस्ट का। तो भैया होस्ट का होगा नुकसान और पैरासाइट का होगा क्या, फायदा, ठीक है। आपसे कोई भी जो है कोई सी भी इंटरेक्शन देगा और आपसे पूछ लेगा भैया किसका बेनिफिट हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। प्रिडेशन हो गया। इसके बाद आती है कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन आपसे बेहतरीन तो कोई नहीं जानता भैया। क्यों, क्योंकि आप एक रिसोर्स के लिए लड़ रहे हो, वो है मेडिकल कॉलेज में जाना। तो भैया आप अकेले नहीं लड़ रहे हो, काफी लोग हैं जो compete कर रहे हैं। अब भैया जब दो लोग एक सेम रिसोर्स के लिए compete करेंगे तो दोनों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जैसे कि सपोज करो एक रोटी है, या फिर आप सपोज करो एक जो है आपका क्या है, डियर है, ठीक है। दो लाइन है, बहुत भूखे हैं दोनों, 2-3 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अब दोनों लड़ेंगे कि भैया पूरा मुझे मिले, बांटेंगे नहीं, दोनों लड़ेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कोई एक फैमिली के नहीं, अलग अलग है, समझ रहे हो, दोनों की प्राइड अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों लड़ेंगे उसके लिए, और जो दोनों लड़ेंगे तो दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो कंपटीशन में क्या होता है, दोनों की दोनों स्पीशीज को आपका क्या होता है, घाटा। दोनों की दोनों स्पीशीज को होता है आपका भैया घाटा, दोनों की दोनों स्पीशीज को होता है घाटा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया, कंपटीशन बताओ है ना। तो यहाँ कंपीटिंग स्पीशीज ए हो गई, कंपीटिंग स्पीशीज आपकी बी हो गई। इसके बाद जो अगला टाइप आता है वो आता है म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म तो आपने काफी बार पढ़ा है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म तो आपने पढ़ा है, ठीक। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहे होते हैं। कोई किसी को एक चीज दे रहा है जो उसके पास नहीं है, तो दूसरा उससे वो चीज ले रहा है जो उसके पास नहीं है, समझ रहे हो। तो दोनों दोनों एक दूसरे को वो चीज दे रहे हैं जो जो कि दोनों को जरूरत है, ठीक। तो म्यूचुअलिज्म में होता है दोनों का फायदा, म्यूचुअलिज्म में होता है दोनों का फायदा। तो अभी तक आपने 4 तरह की इंटरेक्शन पढ़ी है, देखो। 2 इंटरेक्शन आपने ऐसी पढ़ी, एक को फायदा एक को नुकसान, प्रीडेशन पैरासिटिज्म। फिर आपने 2 अगली ऐसी इंटरेक्शन पढ़ी, कंपटीशन म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान,
म्यूचुअलिज्म में दोनों का ही फायदा। अब आप एक ऐसी इंटरेक्शन पढ़ोगे जो कि आपके मन में अभी आ रहा होगा, सर हमने बेनिफिट और लॉस वाली तो देख ली पर न्यूट्रल वाली कोई नहीं देखी। तो देखो न्यूट्रल में आपको देखने को मिलेंगी दो, एक होती है कॉमनसेलिज्म, एक होती है कॉमनसेलिज्म। अभी आप याद कर लो कि किसमें किसका फायदा किसमें किसका नुकसान, बाद में आपको इसके एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो लास्ट आएगी वो आएगी अमनसेलिज्म। अब देखो जो कॉमनसेलिज्म में उसमें तो एक स्पीशीज को होता है फायदा और दूसरी स्पीशीज रहती है न्यूट्रल। एक स्पीशीज का तो होता है फायदा, दूसरी स्पीशीज रहती है आपकी क्या, न्यूट्रल। किसमें, कॉमनसेलिज्म में। अमनसेलिज्म में इसका उल्टा होता है, एक स्पीशीज तो आपकी न्यूट्रल रहेगी ही रहेगी बट दूसरी स्पीशीज का क्या होगा, नुकसान होगा। समझ रहे हो, तो उसको हम कहते हैं क्या, आपका अमनसेलिज्म। तो क्या आपको 6 की 6 जो मैंने इंटरेक्शन बताई है ये आपको समझ में आ गई, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, अमनसेलिज्म, अमनसेलिज्म। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ गई, हाँ या ना। ठीक है, प्रेडेशन में क्या होता है, एक प्रेडेटर होता है एक प्रे होता है, प्रेडेटर को हमेशा बेनिफिट होता है, प्रे का नुकसान होता है। ठीक है, पैरासिटिज्म में एक पैरासाइट होता है एक होस्ट होता है, पैरासाइट का फायदा होस्ट का नुकसान। कंपटीशन में जो दोनों कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज होती है जो किसी रिसोर्स के लिए लड़ रही है दोनों का ही नुकसान होगा। म्यूचुअलिज्म में जो स्पीशीज साथ साथ रहती हैं वो दोनों एक दूसरे को वो चीजें प्रोवाइड करती हैं जिनकी उनको जरूरत है, तो दोनों का ही आपका क्या होता है भैया, फायदा होता है। ठीक, कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा होता है दूसरा जो है न्यूट्रल रहता है। अमनसेलिज्म में क्या होता है, एक का नुकसान होता है दूसरा आपका न्यूट्रल रहता है। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ठीक है, अभी सारे के सारों के एग्जाम्पल पढ़ने हैं आपको, आपको अच्छे से समझ में आएगा प्रीडेशन क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है, कॉमनसेलिज्म क्या है, अमनसेलिज्म क्या है। तो टेंशन नहीं लेनी है किसी को भी। ठीक है, अभी तो मैंने ये टेबल आपको बनवा दिया। अब जरा देखो प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और आपका बच्चा कॉमनसेलिज्म, ये जो आपके हैं कौन कौन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमनसेलिज्म में पता है एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है क्या, जो स्पीशीज, जो ये जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती हैं किसके अंदर, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमनसेलिज्म में, पता है ये दोनों जो स्पीशीज होती हैं ये साथ साथ रहती हैं, लिव क्लोजली टुगेदर। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, तो मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपसे कहा कि भैया प्रीडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया और कॉमनसेलिज्म हो गया, इन इन ये जो इंटरेक्शन है इन तीनों इंटरेक्शंस में एक कॉमन चीज है कि भैया जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज है ना वो साथ साथ रहती हैं, लिव क्लोजली टुगेदर, साथ साथ मतलब काफी पास रहती हैं एक दूसरे के। जब आप एग्जांपल्स पढ़ोगे ना ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी, बट अभी आप क्या करोगे, इस बात को नोट डाल के लिख लोगे, समझ में तो आपको बेहतरीन तरीके से बाद में आ जाएगा। मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा भैया प्रिडेशन हो गया आपका, क्या हो गया बच्चा, आपका एक प्रिडेशन हो गया, इसके अलावा हो गया पैरासिटिज्म, प्रिडेशन हो गया आपका, पैरासिटिज्म हो गया और आपका हो गया कमन सेलिज्म, कमन सेलिज्म। तो तीनों में ही आपका क्या है, एक जो है आपको देखने को मिलता है क्या, आपको देखने को मिलता है एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, आपको देखने को मिलता है एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और वो क्या है, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है आपका, वो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है बच्चा वो है आपका क्या, कि भैया जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती हैं, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये क्या करती हैं, शेयर करती हैं तीनों इंटरेक्शन, कि जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती हैं वो काफी ज्यादा एक दूसरे के पास रहती हैं, लिव क्लोजली टुगेदर, जो कि आपको एग्जाम्पल से भी पता लग जाएगा, लिव क्लोजली टुगेदर। बताओ क्या तुम्हें इतना समझ में आ गया, हाँ या ना। अगर इतना तुम्हारी समझ में आ गया है तो अब जो है अब हम आगे बढ़ेंगे किस तरफ, आपके जो है सबसे पहला मैं आपको प्रिडेशन पढ़ाऊंगा। ठीक, तो जरा देखो आपको नोट करना होगा ना, चलो रुको, इस स्लाइड से आप जो है क्या करोगे बच्चा, नोट करना शुरू करोगे, पॉज करो और नोट करो इस स्लाइड को। कर लिया नोट, कर लिया पॉज, हो गया नोट। चलो अब इस स्लाइड को देखो आप, हो गया नोट। अब देखो, अब आप डालो नंबर 1 जो कि है आपका प्रीडेशन, अब आप डालो नंबर 1 जो कि है आपका प्रीडेशन। अब प्रीडेशन से आप समझते क्या हो, आपने क्या समझा, प्रीडेशन एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा काम है जिसके अंदर जो एक स्पीशीज होती है जिसका नाम होता है भैया प्रेडेटर, वो क्या करता है, दूसरी स्पीशीज होती है प्रे, जो प्रेडेटर होता है वो क्या करता है, प्रे को पकड़ता है, मारता है और बाद में उसको खाता है, इसी को कहते हैं प्रेडेशन। जैसे कि
एक जो टाइगर है वो क्या करता है, डियर को पकड़ेगा, मारेगा, खाएगा। तो भैया डियर कौन हो गया, प्रे, टाइगर कौन हो गया, प्रेडेटर। अब आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूँ, कहीं पर कोई भी किसी भी जो है आपका सपोज करो कहीं पर एक सीड पड़ा है, ठीक है, और एक स्पैरो उड़ रही है और स्पैरो को दिखा सीड, स्पैरो आई और स्पैरो ने उस सीड को खा लिया, क्या ये प्रेडेशन है, बताओ हाँ या ना। तो आपके मन में सबसे पहला आएगा सर ये कोई शिकार तो मुझे लग नहीं रहा, तो मतलब ये प्रेडेशन नहीं है, बट नहीं, ये आपने अलग तरीके से सोचा। बट इकोलॉजी कहती है कि भैया ये भी क्या है आपका एक तरीके का प्रेडेशन, क्यों, क्योंकि इसमें जो है एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को खा रही है, समझ रहे हो, तो एक का नुकसान हो गया भैया, दूसरे का फायदा हो गया, समझ रहे हो, तो ये भी क्या है, प्रेडेशन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपकी क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि एक गाय जो है आपकी घास खाती है, क्या ये प्रेडेशन है, आप कहोगे सर ये कैसे प्रेडेशन हो सकता है, बट हाँ भैया इकोलॉजी की टर्म्स में ये भी क्या है, एक टाइप का प्रेडेशन है। तो आपको याद रखना है, एक टाइगर डियर को खा रहा है, प्रेडेशन है, एक स्पैरो सीड को खा रही है, प्रेडेशन है, एक हर्बीवोर, ये हर्बीवोर किसको कहते हैं, जो आपके क्या खाता है, प्लांट्स को खाता है, तो भैया वो जब प्लांट्स को खा रहा है तो वो भी क्या है, एक टाइप का प्रेडेशन है, बताओ हाँ या ना। अब मैं फिर इसके बाद आपको बताऊंगा भैया इस प्रेडेशन का रोल क्या है, क्यों आप फिर आपको ये प्रेडेशन नेचर में देखने को मिल रहा है, इसका कारण क्या है। देखो नेचर में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, कुछ उसके कारण होते हैं, ठीक है। देखो तो भैया इसके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, इसके अंदर सर हमें इंटरेक्टिंग स्पीशीज दो देखने को मिलती हैं, एक होता है सर आपका प्रीडेटर, एक होता है प्रीडेटर सर, दूसरा होता है आपका प्रे। तो भैया प्रेडेटर को तो सर होता है फायदा, क्यों, क्योंकि ये है आपका शिकारी, और प्रे क्या है आपका शिकार। देखो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो शिकार क्या होता है, शिकारी क्या होता है, तो जो है आप लिख सकते हो यहाँ पर, प्रीडेटर को कहते हैं हम शिकारी, प्रे होता है आपका शिकार, ठीक है, आप हिंदी में लिख लोगे। इसके बाद आप लिखो इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन जिससे कि आपको समझ में आए कि प्रीडेशन हम कहते क्या, प्रीडेशन क्या है, एक एक्ट है, एक्ट ऑफ कैप्चरिंग, पहले तो क्या होगा आपका कैप्चरिंग होगा, पकड़ा जाएगा, ठीक है, उसके बाद होगी उसकी किलिंग, फिर मारा जाएगा, और उसके बाद मारने के बाद उसे खाया जाएगा, किलिंग। एंड ईटिंग ऑफ किसकी होगी भैया, शिकार की तो होगी, ईटिंग ऑफ प्रे किसके द्वारा, शिकारी के द्वारा, बाय प्रेडेटर, बाय प्रीडेटर, बताओ हाँ या ना। क्या आपको प्रीडेशन समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, क्या प्रीडेशन आपके भेजे में बैठ गया, हाँ सर बैठ गया, समझ में आ गया। आप जरा देख, इसके बाद हम क्या कहते हैं, इसके बाद हम कहते हैं कि भैया जो एक टाइगर है, जो आपको क्या दिख रहा है, एक टाइगर दिख रहा है, टाइगर क्या कर रहा है, टाइगर खा रहा है, टाइगर किसको खा रहा है, टाइगर सर डियर को खा रहा है, ठीक है। स्पैरो सर किसको खा रही है, स्पैरो सर खा रही है किसको, आपके सीड को। और एक जो हर्बीवोर है, जैसे कि आपकी काव हो गई, हर्बीवोर क्या कर रही है, जैसे कि आपका डियर हो गया, क्या खा रहा है सर, ग्रास खा रहा है, ग्रास यानी कि प्लांट लिख सकता हूं। तो भैया ये सब क्या है, ये सब प्रिडेशन है, जिसके अंदर ये जो आपको तीनों के तीनों दिख रहे हैं, ये क्या है आपके इधर की साइड वाले जो हैं वो आपके क्या है, प्रे हैं, तो इन सब का क्या होगा, नुकसान, घाटा। और ये क्या है आपके टाइगर, स्पैरो, हर्बीवोर, ये हैं आपके प्रीडेटर। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो हर्बीवोर होता है, जो जो भी एनिमल्स आपके जैसे कि प्लांट्स को खाते हैं, जैसे काऊ ग्रास को खाती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हर्बीवोरी। तो ये जो हर्बीवोरी होती है, ये भी आपकी क्या है, प्रिडेशन है, हर्बीवोरी भी क्या है आपकी प्रिडेशन है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। समझ में आ गया तो इसको पॉज करो बच्चा और नोट करो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि भैया क्यों जरूरी है, आखिर ये जो प्रिडेशन है आखिर जरूरी, इसका रोल क्या है नेचर के अंदर, क्यों ये प्रेडेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आपको समझ में आ गया प्रेडेशन जरूरी भी क्यों है। कर लिया नोट, चलो बढ़िया, थोड़ा पानी पिया जाए फिर हम आते हैं। अब देखो सपोज करो जहां मैंने लिखा है हर्बीवोर खाता है किसी प्लांट को, हम सपोज करते हैं हर्बीवोर में हमने ले लिया डियर, डियर ने खाया किसको, प्लांट को, ठीक है, घास खाई या कोई भी प्लांट आपका खा लिया किसने, डियर ने। प्लांट के पास क्या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ सर, क्यों, क्योंकि ये फूड बनाता है खुद, ठीक है। जब इस प्लांट को किसी डियर ने खाया तो क्या वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी। फिर बाद में क्या हुआ,
इस डियर को पकड़ के खा लिया एक टाइगर ने या लायन ने, ठीक है। तो सर क्या जो जो डियर के अंदर एनर्जी थी, क्या वो पहुंच गई आपके अब टाइगर के अंदर? हाँ सर बिल्कुल। यानी कि ये जो एक दूसरे को खाने का ये जो सिस्टम चल रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है सर, इसको हम कहते हैं फूड चेन। तो सब लोग एक दूसरे के लिए फूड का काम कर रहे हैं। कैसे कि भैया प्लांट को किसने खाया, डियर ने, डियर को खाया किसने, टाइगर ने, समझ रहे हो। और सपोज करो टाइगर जो है आपका, टाइगर ने इसको खा लिया, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से एक एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है, किस तरीके से एक पाइपलाइन बन चुकी है, किस तरीके से एक फ्लो चल रहा है किसका, एनर्जी का। इसी को हम कहते हैं कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी। ये क्यों पॉसिबल हो पाया, प्रीडेशन की वजह से हो पाया। क्यों पॉसिबल हो पाया, प्रीडेशन की वजह से। तो प्रीडेशन का एक रोल क्या हुआ कि भैया ये एक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको फ्लो ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है। इट इज अ कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी। कॉन्ड्यूट का मतलब है भैया फ्लो, ये एक फ्लो है एनर्जी का। प्लांट को डियर ने खाया, डियर को किसने खाया, आपके लायन ने खाया, टाइगर ने खाया, किसी ने भी खाया, मतलब किसी कार्निवोर ने खाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या चल रहा है, एनर्जी का फ्लो चल रहा है। बाकी एनर्जी के फ्लो से रिलेटेड आप यहाँ पर एक शब्द सुनोगे इसी के अंदर कि भैया ये जो है आपका कॉन्ड्यूट ऑफ जो एनर्जी चल रहा है, ये मदद करता है किसमें, आपके एनर्जी के ट्रांसफर में। कहाँ, एक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। ये जो ट्रॉफिक लेवल शब्द आया ये आपको इकोसिस्टम में अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक ये एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है। जैसे प्लांट जो है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल पर है, लाइन जो है आपका किस पर है, हायर ट्रॉफिक लेवल पर है। तो ये जो T1 T2 T3 आप पढ़ोगे इस तरीके से एनर्जी का फ्लो आपका चलता है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे सबसे पहले रोल ऑफ प्रीडेशन। भैया प्रीडेशन का रोल क्या है, रोल ऑफ प्रीडेशन। तो जो सबसे पहला रोल ऑफ प्रीडेशन आपको देखने को मिलता है वो क्या है, वो है आपका इट इज फ्लो ऑफ, इट इज फ्लो स्लैश कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी। तो भैया इसी की मदद से आपका क्या हो पा रहा है, फ्लो हो पा रहा है किसको, आपकी एनर्जी का। कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है सर, भैया प्लांट ने खाना बनाया, तो खाना मतलब क्या, एनर्जी तो उनको प्रोवाइड हो रही है। तो भैया जैसे कि प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट को कौन खाएगा, प्लांट को खाएगा भैया डियर, ठीक है। और डियर को खाएगा भैया आपका लायन या फिर टाइगर। तो भैया मैं क्या यहाँ पर ईट लिख सकता हूँ, बिल्कुल ईट लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ क्या देख रहा हूँ, मुझे को देखने को मिला भैया प्लांट से डियर में एनर्जी ट्रांसफर हुई, और डियर से जो है आपकी क्या हुई, आपकी लाइन में ट्रांसफर हुई। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिला ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिली भैया ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल, फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल जो कि आपका प्लांट है, लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। भैया हायर ट्रॉफिक लेवल जो कि आपका लाइन बैठा है, इस ये जो मैंने चैन यहां तक बताई है इसमें, ठीक है, फ्रॉम हायर ट्रॉफिक लेवल। तो आपको समझ में आया किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है, ट्रॉफिक लेवल, बताओ हाँ या ना। आपको समझ में आई तो पॉज करो इसको, और जो है क्या करोगे बच्चा, आप नोट करोगे। आपको एनर्जी का फ्लो जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरा जो रोल देखेंगे वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। और वो रोल तो आपको, और जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल देके बताया, वहां एनसीईआरटी ने और भी आपको एग्जाम्पल दिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब देखो सेकंड पॉइंट आ जाओ, चलो। 1 मिनट सेकंड डालो आप। अब जरा ध्यान से समझो प्रिडेशन का एक और रूल क्या है। अब सपोज करते हैं, देख सुनना जरा ध्यान से। आपको पता है कि डियर जो है क्या खा रहा है, घास खा रहा है, या फिर काऊ जो है क्या खा रही है, घास को खा रही है, ठीक है। या कोई भी कैटल जो है ग्रास को ईट कर रहा है, ठीक। अब सपोज करते हैं हम उस कैटल को हटा देते हैं, हम उस काऊ को हटा देते हैं, ठीक है। घास खाने वाला अब कोई नहीं है, क्या घास ग्रो करती जाएगी, हाँ सर ग्रो करती जाएगी। क्यों, क्योंकि अब घास को खाने वाला कोई है ही नहीं। आप समझ रहे हो। तो क्या वो घास रैपिडली एकदम से तेजी से ग्रो करने लगेगी, हर जगह घासी घास घासी घास घासी घास दिखेगी, आप कहोगे हाँ सर। दैट मीन्स प्रिडेशन बहुत जरूरी है नेचर में। अगर प्रिडेशन नहीं होगी तो भैया जो प्रे की पॉपुलेशन है
वो कभी भी अंडर कंट्रोल नहीं होगी, वो हमेशा बढ़ती रहेगी। और ऐसा होगा कि भैया आप जहां देखोगे वहां देखोगे, यहाँ भी देखा वहां भी देखा, सब जगह क्या देखा, घास ही घास देखा। या फिर आप किसी भी एनिमल के रेस्पेक्ट में ले सकते हो, अगर डियर को खाने के लिए कभी लायन ना हो तो क्या हर जगह आपको डियर 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 नहीं दिखेंगे? समझ रहे हो? भैया वो एरिया ही पूरा किसका हो जाएगा? डियर का हो जाएगा। तो क्या करता है प्रिडेशन? भैया कंट्रोल करता है किसकी पॉपुलेशन को? प्रे की पॉपुलेशन को। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, इट कंट्रोल्स पॉपुलेशन ऑफ प्रे। इट कंट्रोल्स पॉपुलेशन ऑफ प्रे। तो भैया जो प्रे की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करता है कौन? आपका प्रिडेशन। अब इसको समझना, हुआ क्या था 1920s में ऑस्ट्रेलिया में एक एग्जॉटिक प्लांट लाया गया। एग्जॉटिक उसको कहते हैं जो कहीं पर मिलती नहीं है कोई चीज। जैसे सपोज करो यहाँ पर आप, जैसे आपने सुना हो कुछ फ्रूट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एग्जॉटिक होते हैं। एग्जॉटिक यानी कि जो पर्टिकुलरली यहाँ नहीं मिलते, हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं, इम्पोर्ट करने पड़ते हैं और बहुत लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एग्जॉटिक, जो बिल्कुल नया होता है किसी चीज के लिए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था 1920s में, एक जो है एक कैक्टस था जिसका नाम था प्रिकली पियर कैक्टस। उसको लाया गया किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। वो कभी था नहीं वहां का, वो किसी और कंट्री से लाया गया। कौन? प्रिकली पियर कैक्टस। अब लाया गया था क्यों? क्योंकि एक तो डाई जो इंडस्ट्री थी उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, वैसे आपको ये जानना नहीं है। दूसरा था इसका ऑर्नामेंटल पर्पस, इस पर्पस से वो लाया गया। अब हुआ क्या, वो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नई स्पीशीज थी। ठीक है, जैसे ही उसको उगाया गया लगाया गया तो देखा गया कि भैया वो जो है बहुत तेजी से ज्यादा रैपिडली ग्रो कर गई। जहां देखते वहां देखते प्रिकली पियर कैक्टस देखने को मिलता। अब ये हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि इसका नेचुरल प्रीडेटर था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ये इस कंट्री का ही नहीं था, दूसरी कंट्री से लाया गया था। तो इसकी जो पॉपुलेशन थी वो कंट्रोल में नहीं हुई, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि जो इसका नेचुरल प्रीडेटर था वो एब्सेंट था। यानी कि वो किसको लिया है? वो उस स्पीशीज को तो लिया बट उसका प्रीडेटर नहीं लेके आए, नेचुरल प्रीडेटर जो उसको खाता था। तो जिस वजह से क्या हुआ भैया, वो नेचुरल प्रीडेटर तो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं था, फिर मौजूद था कौन? प्रिकली पियर कैक्टस। तो प्रिकली पियर कैक्टस बहुत तेजी से क्या कर गया? स्प्रेड कर गया, ग्रो कर गया। और बाद में इसको कंट्रोल करने के लिए जिस कंट्री से प्रिकली पियर कैक्टस को लेके आए थे वहीं से ही, वहां पर तो उसका कौन था भैया? जो स्पीशीज जहां पर मिल रही है वहां पर तो उसका नेचुरल प्रीडेटर मिलेगा एनवायरमेंट में। तो वहां से उसका नेचुरल एनवायरनमेंट लाया गया जो कि इस कैक्टस को खाता था। तो वो जो था वो था मौत। तो मौत को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया किसमें? आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो मौत ने क्या करा? उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करा गया। और इस तरीके की मेथड को कहते हैं बायो कंट्रोल मेथड। और इस तरह का जो काम करता है उसको हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट आपका कौन हुआ? आपका हुआ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, जिसको आप कहते हो बच्चा मौत। तो मौत ने क्या करा? मौत को लाया गया और मौत ने जो है फिर उस कैक्टस को खाना शुरू करा, जिससे कि उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आई। तो क्या आपको एग्जांपल समझ में आया कि किस तरीके से प्रेडेशन क्यों जरूरी है आपके नेचर में? फिर दूसरा एक और एग्जांपल समझो। क्या खेतों में फसल उगाई जाती है? बिल्कुल उगाई जाती है। तो कुछ ऐसे पेस्ट या फिर इंसेक्ट होते हैं जो आके उस फसल को बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो उनको बचने के लिए क्या करते थे फार्मर्स? क्या करते हैं? आपके पेस्टिसाइड्स डालते हैं। अब वो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं भैया? उसको तो मारते हैं, पर कुछ जो जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी किल कर देते हैं, क्योंकि वो भाई पूरी तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं अपना। समझ रहे हो? उनका जो है ब्रॉड इफेक्ट है, नैरो स्पेक्ट्रम इफेक्ट नहीं है उनका। यानी कि जिसको मारने के लिए मंगाया गया वो तो उसको तो मार, मतलब उसको तो मार रहे हैं, पर उसके साथ साथ उनको भी मारते हैं। किसको? जो कि आपके क्या होते हैं? यूजफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी प्लांट के लिए, किसी क्रॉप के लिए। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करते हैं? एक मेथड ये होता है कि भैया ऐसा करते हैं, जो इंसेक्ट या फिर वहां पर जो भी पेस्ट आया हुआ है, ऐसा करते हैं इसका जो है प्रीडेटर बुला लेते हैं, जो नेचुरल प्रीडेटर है। इससे क्या होगा? इससे जो है वो उस प्रे को खा जाएगा। और इससे होगा क्या? इससे जो है जो आप पेस्टिसाइड्स यूज करते हो उस पेस्टिसाइड्स का यूज आपका कम हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल हमें मिल गया नेचर में किसका? कि भैया जो प्रेडेटर होता है वो कंट्रोल करता है आपकी किसकी? प्रे की पॉपुलेशन को। बताओ हाँ या ना? समझ में आया? तो लिखें, नोट करें इस बात को, आ जाओ। तो यहां पर डालो आप एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में डालो आप यहाँ प्रिकली पियर कैक्टस। एग्जाम्पल आएगा बच्चों किसका? आपका प्रिकली पियर कैक्टस का। प्रिकली पियर कैक्टस। ये प्रिकली पियर कैक्टस को क्या करा गया? क्या क्या हुआ था इसके साथ? इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया
इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया। कब? 1920s में, ठीक है। इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920s। अर्ली 1920s में आपका क्या कराया गया? इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। किस काम के लिए? फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, फॉर डाइंग पर्पस। ये डाई इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए भी इसको जो है लाया गया था, ठीक है। दूसरी कंट्री से इसको लेके आए थे। तो ये कैसी स्पीशीज हुई? एक एग्जॉटिक स्पीशीज हुई। किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक। फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो, अपनी नॉलेज के लिए। इसके लिए इसको लाया गया था। हुआ क्या? इट तो हुआ क्या आगे भैया कि भैया यहाँ पर आपको देखने को मिला एक चीज, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, चलो। हुआ क्या? ये बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रो करा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर ही लिखते हैं, चलो आओ देखो। हुआ क्या? ये जो है आपका बहुत तेजी से ग्रो करा, या यहीं पर ही आ जाएगा, चलो यहीं पर आ जाएगा ये। तो आप यहाँ पर लिखो इस तरीके से, इट स्प्रेड रैपिडली। ये बहुत तेजी से फैला, ठीक है। क्यों फैला? क्योंकि नेचुरल प्रेडेटर इसका एब्सेंट था। बिकॉज, क्योंकि, तो BCOZ का मतलब होता भी है बिकॉज। मैं ऐसे ही बिकॉज लिखता हूं, क्योंकि इसका जो नेचुरल प्रेडेटर था, बिकॉज नेचुरल प्रेडेटर जो था वो था आपका इसका एब्सेंट। बिकॉज नेचुरल प्रेडेटर जो था आपका बच्चा क्या था? वो था इसका एब्सेंट। अब हुआ क्या? नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट था तो रैपिडली भेजा, मतलब क्या करा? ग्रो करा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, तो टू कंट्रोल इट, सो टू कंट्रोल इट क्या लाया गया? जिस कंट्री से इसको लाया गया था उसी कंट्री से इसका नेचुरल प्रेडेटर भी मंगाया गया। जो कौन था? जो था आपका प्रिकली पियर कैक्टस। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसको बनाया गया? आपका जो है किसको लाया गया? कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर को। कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर जो कि था बच्चा आपका मॉथ, वाज इंट्रोड्यूस्ड, वाज इंट्रोड्यूस्ड। और वो कौन था? वो था आपका बच्चा मॉथ, वो था आपका मॉथ। तो मॉथ आपका कौन हुआ? मॉथ आपका हुआ बायो कंट्रोल एजेंट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो कंट्रोल मेथड के अंदर ये प्रोसेस आपकी आती है। तो मॉथ आपका कौन हुआ? मॉथ हुआ आपका बायो कंट्रोल एजेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मॉथ आपका कौन हुआ भैया? बायो कंट्रोल एजेंट। मॉथ आपका हुआ बायो कंट्रोल एजेंट, यानी कि जो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। देखो, क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। समझ में आ गया? इसका दूसरा एग्जाम्पल भी अभी हम लिखवा देते हैं, चलो आओ। ऐसा करो, पॉज करो और इसको नोट करो बच्चा। पॉज करो और नोट करो। हो गया? अब देखो, आप एक नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल डालोगे। दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है, प्रेडेटर किसको मारता है? प्रेडेटर जो है कोई भी क्रॉप जो होती है भैया, उस क्रॉप पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? पेस्ट या फिर इंसेक्ट। पेस्ट या इंसेक्ट कहाँ देखने को मिलते हैं? पेस्ट स्लैश इंसेक्ट ऑन क्रॉप, ऑन क्रॉप। तो ये जो इस क्रॉप पर मिलते हैं जो भी पेस्ट इंसेक्ट, ये कौन हो गए? ये हो गए आपके प्रे। तो इनका जो नेचुरल प्रेडेटर होता है उसको लाया जाता है, जिससे कि क्या करते हैं? ये इनको क्या करते हैं? किल करते हैं और खा जाते हैं, ठीक है। जिससे कि इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। और इससे फायदा क्या हुआ? जो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स है वो डिक्रीज कर जाता है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स आपका क्या कर जाता है बच्चा? डिक्रीज। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स डिक्रीज। बताओ, समझ में आ गया हाँ या ना? तो आप इसको भी नोट कर लोगे। तो ये क्या है? ये आपका एक बायो कंट्रोल मेथड है, जिसके अंदर आपका प्रेडेटर कौन है? बायो कंट्रोल एजेंट है। जो भी मतलब जो भी क्रॉप होगी जिस पर जिस तरह का पेस्ट होगा, इंसेक्ट होगा, उसका नेचुरल प्रेडेटर लाया जाएगा जो उसको किल करके खाता हो, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी को भी ले आओगे, क्या पता वो उसको कंज्यूम ही ना करता हो, तो फिर फायदा नहीं है उसको लाने का। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका थर्ड रोल, जो कि होता है आपका कि एक जो प्रेडेटर होता है वो जिस मतलब वो क्या करता है? वो एक कम्युनिटी के अंदर जो स्पीशीज जिनका वो शिकार करता है, तो वो क्या करता है? उनकी जो स्पीशीज है उसको, बायोडाइवर्सिटी को उसकी मेंटेन करता है, यानी कि उनका जो नंबर है उसको कम नहीं होने देता।
होता क्या है, एक जो प्रेडेटर है वो सपोज करो 3-4 स्पीशीज को जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है, प्रे है वो उसकी, तो वो उन पे क्या करता है, कंट्रोल रखता है कि ये भैया आपस में कहीं लड़े मरे नहीं और अपने आप को खत्म ना कर लें, समझ रहे हो। तो इस तरीके से प्रेडेटर का ये भी रोल होता है, एक प्रेडेटर मेंटेन करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी को, किसमें, किसी भी एक कम्युनिटी में, कैसे, क्योंकि ये क्या करता है, जो प्रे स्पीशीज होती है उनके बीच में जो कंपटीशन होता है आपस में, उसको कम करता है, ठीक है, कौन करता है, प्रेडेटर कम करता है। इसका हम एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी ने दिया है, वो भी हम आपका देखेंगे। तो आप अब आ जाओ यहाँ पर नंबर थर्ड डालो, आप डालोगे बच्चा नंबर थर्ड, और नंबर थर्ड में आप डालोगे जो प्रीडेटर है, जो बच्चा आपका कौन है, प्रीडेटर है। प्रीडेटर क्या करता है, प्रीडेटर मेंटेन करता है, तो आप लिखोगे प्रीडेटर मेंटेन्स, क्या मेंटेन करता है, आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी, मेंटेन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर जहां पर वो आपका प्रेजेंट है, कौन, प्रेडेटर। और कैसे करता है, बाय रिड्यूसिंग, क्या घटा के, बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन, बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग, इसके बीच का कंपटीशन भी है, जो इसकी प्रे स्पीशीज है उनके बीच जो वो आपस में लड़ रही हैं किसी भी रीजन से, उनके बीच का कंपटीशन कम करके, रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज, कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। अभी आपको जब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा अच्छे से समझ में आएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी करा गया था इससे रिलेटेड, ठीक है, उससे जो है पता लगा भैया प्रिडेशन का ये भी रोल होता है। क्या रोल होता है, प्रिडेशन मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी, अगर आप एक लाइन में बताना चाहो तो, और कैसे करता है, कंपटीशन को कम करके। बट अगर आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि प्रेडेटर मेंटेन करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी किसी भी एक कम्युनिटी में, कैसे, क्योंकि जो प्रे स्पीशीज होती है वो आपस में compete करती हैं, तो इनके कंपटीशन को ही वो कम कर देता है, कौन कम कर देता है, प्रीडेटर। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है जरा ध्यान से आप देखिएगा। तो जो अमेरिका की पैसिफिक कोस्ट है वहां पर आपको देखने को मिलती है रॉकी इंटरटाइडल जोन, ठीक है। तो रॉकी इंटरटाइडल जोन में मिलता ही है एक स्टारफिश जिसका नाम है पिजास्टर। पिजास्टर जो है एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, ठीक है। तो पिजास्टर क्या करती है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स की आपकी स्पीशीज है, ठीक है, उन पर क्या करती है वो जो है उनका शिकार करती है, ठीक है, वो उसकी प्रे है, किसकी, पिजास्टर की। तो पिजास्टर जब तक वहां मौजूद थी तब तक क्या हो रहा था आप समझना, पिजास्टर, मैंने आपको भी 10 बोल दिया, अरे नहीं सुनो वापस से, जो आपका अमेरिका का पैसिफिक कोस्ट है, ठीक है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, वहां की जो इंटरटाइडल आपकी जोन है, ठीक है, वहां पर एक आपकी स्टारफिश मिलती है जिसका नाम है पिजास्टर, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, ठीक है। अब ये करती क्या है, वहां पर कुछ इन्वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं जो कि इस प्रेडेटर की क्या है, प्रे है, ठीक है। जब ये मौजूद है वहां पर तब क्या हो रहा है कि जो प्रे स्पीशीज है उनमें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें क्या करा गया, ये जो पिजास्टर थी, ये जो स्टार फिश थी, इसको क्या करा गया, निकाल दिया गया, एक एरिया सेलेक्ट करा गया और उसमें से पिजास्टर जितनी थी उनको हटा दिया गया। उसके बाद देखा गया 1 साल बाद कि भैया 1 साल बाद जब उन्होंने वापस से देखा तो उन्होंने पता क्या देखा कि यार जैसे ही हमने पिजास्टर को हटाया था 1 साल पहले, उसके बाद जब हम आए तो ये जो इन्वर्टिब्रेट्स जो कि इसकी शिकार थी, प्रे थी, जिनका पिजास्टर शिकार करती थी, उनमें से 10 से ज्यादा स्पीशीज क्या हो गई है, गायब हो गई हैं। क्यों, क्योंकि वो आपस में ही compete कर रही थी। तो भैया यानी कि अगर वो प्रीडेटर वहां पर मौजूद होता तो वो 10 की 10 स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट होती जो गायब हुई, समझ रहे हो। पर लेकिन जैसे ही उसको हटाया गया तो उनमें कंपटीशन इतना बढ़ गया कि भैया वो जो है आपस में ही क्या हुआ, मर कटने लग गई, यानी कि वो गायब हो गई। तो भैया इसलिए हमारा जो प्रिडेशन है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, फील्ड एक्सपेरिमेंट था, ठीक। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, तो आप यहां पर लिखोगे जो आपकी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की रॉकी इंटरटाइडल जोन में आपकी कौन, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की रॉकी इंटरटाइडल जोन में, रॉकी इंटरटाइडल जोन, अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है लैग कर रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो कोई ना, इसको मैं बाद में देखता हूँ, अब तो लेक्चर के बीच में नहीं देख सकते यार, नहीं तो सारा का सारा जो डाटा है ना वो करप्ट हो जाएगा।
देखो तो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की जो रॉकी इंटरटाइडल जोन है वहां पर मिलता है एक इम्पोर्टेंट कौन, एक इम्पोर्टेंट प्रेडेटर जिसका नाम है आपका स्टारफिश डिजास्टर, स्टारफिश डिजास्टर, स्टारफिश डिजास्टर, जो कि आपका क्या है, इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, जो कि है आपका एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, जो कि है बच्चों आपका एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। देखो जरा ध्यान से, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। ठीक है, अब जरा देखो, जब इस प्रीडेटर को हटाया गया, नोट कर लो जिसको भी नोट करना है, पॉज करो और नोट कर लो। अब जरा देखो हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट करा गया। तो देखो आगे, आगे क्या करा गया, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट करा गया, एक एनक्लोज्ड एरिया लिया गया इसी टाइडल इंटरटाइडल जोन का, और वहां से डिजास्टर को गायब कर दिया गया। ठीक है, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट करा गया, और इस फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो ये स्टार फिश थी इसको क्या करा गया, रिमूव करा गया। ऐसा नहीं सारी जगह से भैया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक सर्टेन एरिया लिया गया, एक एनक्लोज्ड यही इंटरटाइडल जोन का एरिया लिया गया, और वहां से किसको रिमूव कर दिया, आपकी स्टारफिश को। स्टारफिश रिमूव्ड फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एनक्लोज्ड इंटरटाइडल जोन, फ्रॉम एनक्लोज्ड इंटरटाइडल जोन से आपका क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया। और फिर एक साल बाद देखते हैं, पता है क्या देखने को मिला, फिर एक साल बाद आपका एक गजब की ही चीज देखने को मिली। पता है क्या, विद इन 1 ईयर, या एक साल के अंदर ही अंदर क्या काम हो गया, आपका एक खेल हो गया, और उस खेल में क्या हुआ, मोर देन 10 स्पीशीज, मोर देन 10 स्पीशीज इसकी, आपकी इनवर्टिब्रेट्स की, जिनको ये क्या करता था, ईट करता था। ठीक है, उनका क्या हो गया, मोर देन 10 स्पीशीज किसकी, इनवर्टिब्रेट्स की, क्या हो गई, डिस्टिंग इनवर्टिब्रेट्स आपकी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, गायब हो गई भैया। मोर देन 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, क्यों हो गई, ड्यू टू, रीजन क्या था, ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक, ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। भैया अलग दो दो स्पीशीज में क्या हुआ भैया, कंपटीशन होने लगा, समझ रहे हो, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से 10 स्पीशीज गायब हो गई, क्योंकि भैया जो आपकी ताकतवर रही होगी उसने क्या करा, जो लोअर वाली थी उसको क्या हुआ, हरा दिया। समझ रहे हो, जो देखो आपको पता है, जो भैया फिटेस्ट होगा ना, जब भी कंपटीशन होगा नुकसान दोनों को होगा, पर लेकिन जो फिटेस्ट होगी वो सरवाइव करेगी और दूसरी वाली को मरना पड़ेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही डिजास्टर को हटाया गया, इनमें कंपटीशन शुरू हो गया, और जो है जो कमजोर थी उसको मरना पड़ा। इस चक्कर में एक साल के अंदर जो एरिया उन्होंने लिया था, उस एरिया के अंदर जो है 10 से ज्यादा स्पीशीज गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। इसलिए भी प्रिडेशन आपका जरूरी है। अब जरा देखो एक और चीज, कि ये जो प्रेजेंट जो प्रेडेटर है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रेडेटर जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रूडेंट है, यानी नेचर में प्रेडेटर बहुत ही ज्यादा प्रूडेंट है। सर प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा केयरफुल है, बहुत ही ज्यादा सावधानी, यानी वो जो भी डिसीजन लेता है वो बहुत सोच समझ के लेता है। कैसे सर, समझना, अब सपोज करो कि मैं यहाँ पर आपको कोई चीज चाहिए, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपके मन में क्या आता है यार, अब सपोज करो कि आपको मैं किसी एक जो है कोई फ्रूट के पेड़ के पास लेकर गया, बहुत रेयर फ्रूट है, हर जगह मिलता नहीं है। तो आपने जब आप उनको, मैं उस फ्रूट के पास लेके गया, उस पेड़ के पास लेके गया जहाँ वो फ्रूट जो है लगा हुआ था, मैंने कहा कि यार ये बहुत रेयर है, और जो है इसी साल जो है आपका मतलब सपोज करो कि ये जो है बहुत रेयरली मिलता है। तो पता है आपके मन में क्या है, यार जितनी फ्रूट है ना सबको साफ कर लो एक ही साथ, जितने भी फ्रूट दिख रहे हैं इन सबको तोड़ लो और रख लो। क्यों, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा लालची हो, आप केयरफुल नहीं हो। अब ये चीज प्रेडेटर नहीं करता। अब समझना रीजन क्या है प्रेडेटर का ये ना करने का। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल इससे रिलेट नहीं करता, बट आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है, अब प्रेडेटर क्या करता है, सपोज करो कि एक लायन है, ठीक है, उसे लगी है भूख, उसे दिख रहे हैं सामने के सामने 10 डियर, ठीक है, और वो जो 10 डियर है ना, वो आप सपोज करो कि वो इतने मतलब उनके अंदर इतनी दम नहीं है कि वो सब भग सके, यानी कि उसके पॉसिबल है कि वो सबका शिकार कर ले। समझना, मैं मान के चलता हूँ एक पूरी पूरी आपकी प्राइड है। प्राइड मतलब समझते हो, जो आपका जो लाइन्स का ग्रुप होता है उसको हम प्राइड कहते हैं। तो उस प्राइड ने क्या देखा, उस प्राइड ने देखा कि भैया वहां पर 10 से 15 डियर खड़े हैं,
तो पता है वो उतने ही डियर्स को मारेंगे जितनी उनको भूख लगी है। अगर उनका 2 डियर को मारने से काम चलेगा तो वो 2 डियर को ही मारेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों करा? क्यों उन्होंने सारे के सारे डियर को नहीं मारा? सारे डियर को ना मार के उन्होंने क्या करा? ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करा, उनको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करा। एक्सप्लॉइटेशन तो देखो उन्होंने करा है, 2 डियर को मारा खाया, एक्सप्लॉइटेशन तो हुआ है, शोषण तो हुआ है, बट उन्होंने जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इनको पता है अगर आज हमने सारे के सारे इनको मार दिया तो कल हमारे लिए ही खाना नहीं बचेगा। इसलिए हम कहते हैं जो प्रीडेटर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रूडेंट होते हैं नेचर में, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर आज मैंने सारी की सारी प्रे स्पीशीज को मार दिया तो कल के लिए मेरे लिए खाना नहीं बचेगा, और जो है मैं क्या होऊंगा? मैं खाने की वजह से मर जाऊंगा। यानी कि अगर प्रे सारे गायब हो गए तो प्रीडेटर को भी गायब होना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर प्रे गायब हो गया तो प्रीडेटर को भी गायब होना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं जो प्रीडेटर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रूडेंट होते हैं, वो कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया तो पहले तो प्रे गायब होगा, बाद में खुद प्रेडेटर भी गायब हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ फूड, खाने की कमी की वजह से। ठीक, देखो तो आप यहां पर लिखोगे क्या कि भैया जो प्रीडेटर होते हैं, आप लिखोगे जो प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट। और प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा केयरफुल होते हैं। ठीक है, जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेते हैं। इस नेचर को कहते हैं प्रूडेंस नेचर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होते हैं। क्यों केयरफुल होते हैं? केयरफुल अपने आप को लेकर है भैया समझो। ठीक है, नेवर ओवर एक्सप्लॉइट, ये कभी भी क्या करते हैं? ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। नेवर ओवर एक्सप्लॉइट, नेवर ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, अपने प्रे को कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज प्रेडेटर विल एक्सटिंक्ट, बिकॉज क्योंकि प्रेडेटर खुद गायब हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि प्रेडेटर खुद गायब हो जाएगा। बिकॉज प्रेडेटर विल एक्सटिंक्ट, बिकॉज प्रेडेटर विल एक्सटिंक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फूड। किसकी वजह से भैया? लैक ऑफ फूड की वजह से वो खुद गायब हो जाएगा एक दिन। क्यों? अगर उसने सारे के सारे प्रे को एक साथ मार दिया तो भैया वो उतना ही मारता है जिससे उसका भी पेट भर जाए, और इसी कम मारने की वजह से पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहती है, वो गायब भी नहीं होता। इस तरीके से वो साइकिल चलती रहती है और एक कांस्टेंट नंबर जो है आपका नेचर में बना रहता है। ठीक है, अब नेचर में क्यों हिलने लग गया ये जो है थोड़ा सा? क्योंकि भैया अब लोग भी शिकार करते हैं, समझ रहे हो? और इंसान का जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं तो उनके जो दांत होते हैं वो कितने लंबे लंबे होते हैं, तो लोग उनका शिकार करते हैं, उनको मारते हैं जिससे वो दांत मिल जाए, बहुत महंगे उनको जो है सेल करा जाता है। समझ रहे हो? नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं होता भैया। नेचर में उतना ही प्रिडेशन होता है जितना जो है प्रेडेटर उतना ही मतलब प्रिडेशन करता है जिससे उसका काम चले और सामने वाले की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे और नेचर एक बैलेंस में बना रहे। बट ह्यूमंस बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं किसकी नेचर की, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा किसी भी चीज से कमर्शियली हमको फायदा मिल रहा है तो भैया वो काम होके रहेगा। समझ में आ गया आपको? अब आपने क्या देखा भैया? प्रेडेटर हाथ धो के पड़ा है शिकार करने के, प्रे के अपने। ठीक है, तो प्रे भी तो कहेगा यार कोई तो ऐसा तरीका, प्रे भी क्या करेगा विद टाइम अपने आप को इवॉल्व करेगा। विद टाइम क्या करेगा? अपने आप को इवॉल्व करेगा। इवॉल्व कैसे करेगा? कि जिससे कि वो अपने आप के शिकार को बचा सके, प्रिडेशन को बचा सके। अब देखो दो ऐसी, आपका एनिमल्स या फिर प्लांट, इन दोनों का ही प्रिडेशन होता है। प्लांट्स का प्रिडेशन कौन करता है? हर्बीवोर्स। एनिमल का प्रिडेशन कौन करता है? कार्निवोर्स। तो अब एनिमल्स कुछ ऐसे तरीके आपको दिखाएंगे जिससे वो क्या करते हैं? बचने की कोशिश करते हैं कि भैया हम शिकार से बच जाएं। तो प्लांट्स भी जो कुछ चीजें ऐसी दिखाएंगे जिससे वो प्लांट से बच जाएं। यानी कि अब आप पढ़ने वाले हैं मेथड्स एडॉप्टेड बाय प्रे टू अवॉइड प्रेडेशन, जिसमें आप एनिमल्स के मेथड देखोगे और प्लांट के मेथड देखोगे। देखो यार ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब चलो, अब कोई ना यार, छोड़ नहीं सकते ना बीच में। ठीक है, देखो तो आप क्या देखोगे? अब आप यहां से देखोगे क्या? मेथड्स, मेथड्स एडॉप्टेड बाय, आप देखोगे मेथड्स एडॉप्टेड बाय, तो आप लिखोगे मेथड्स एडॉप्टेड बाय प्रे टू अवॉइड प्रेडेशन।
तो भैया जो शिकार है वो क्या जो है अपने क्या करता है, कुछ उसने मेथड्स को जो है अडॉप्ट करा है जिससे कि वो प्रिडेशन से बच सके, टू अवॉइड प्रिडेशन। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स के लिए। तो सबसे पहले आप लिख दोगे फॉर एनिमल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स ने कौन से तरीके निकाले हैं? तो सबसे पहला जो तरीका एनिमल ने निकाला है वो निकाला भैया कैमोफ्लाज। फिर क्या होता है, क्रिप्टिक कलरेशन इसको कहते हैं, कैमोफ्लाज। यानी कि जो बैकग्राउंड का कलर है उसी कलर को अपने आप अपना कलर बना लो, समझ रहे हो? जैसा बैकग्राउंड कलर शो कर रहा है अपने कलर को चेंज करके बैकग्राउंड के कलर में ब्लेंड कर जाओ, जिससे कि जो आपका प्रेडेटर आए वो आपको पहचान ना पाए, उसे लगे कि यार जो सामने दिख रहा है वो बैकग्राउंड ही है, मुझे मेरा प्रे नहीं दिख रहा। तो आप इस तरीके से अपने शिकार से बच सकते हो। कौन शो करता है? जो इंसेक्ट की कुछ स्पीशीज और फ्रॉग जो है इस चीज को शो करते हैं, यानी कि वो अपना कलर जो है क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग? जो उनके बैकग्राउंड का कलर है। अगर बैकग्राउंड का कलर ग्रीन है तो अपना कलर ग्रीन कर लेंगे, जिससे कि शिकारी से वो अपने प्रेडेटर से बच सकें। इसको कहते हैं कैमोफ्लाज। क्या कहते हैं? कैमोफ्लाज। और इसको कहा जाता है प्रोसेस को क्रिप्टिक कलरेशन। तो क्या आपको समझ में आ गया पहला मेथड? तो पहला मेथड आपका क्या है? पहला मेथड है आपका क्रिप्टिक कलरेशन। आपका जो फर्स्ट मेथड है बच्चों वो है आपका क्रिप्टिक कलरेशन। और क्रिप्टिक कलरेशन को ही आप क्या कहते हो? कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज। कभी आपने देखा है आर्मी की ड्रेसेस कैसी होती है? आर्मी की ड्रेसेस हमेशा ऐसी होती हैं कि वो पेड़ पत्तों में ब्लेंड कर जाए, तो उसी को तो आप कहते हो कैमोफ्लाज। क्यों? क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है भाई, मतलब दोनों को जो है पहचानना मुश्किल हो जाता है, भैया क्या अलग दिख रहा है, क्या वही बैकग्राउंड दिख रहा है। इसलिए आर्मी की जो ड्रेस होती है वो ऐसी बनाई जाती है, ठीक है, जिससे कि वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर सके। तो देखो क्रिप्टिक कलरेशन, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या? कैमोफ्लाज। तो इसको आप क्या कहते हो? ये इन्होंने मेथड अपनाते हैं, कुछ इंसेक्ट और फ्रॉक्स में आपको ये देखने को मिलता है। तो क्रिप्टिक कलरेशन किसको कहते हो आप? ब्लेंडिंग ऑफ, आप लिखो इसको ऐसे, ब्लेंडिंग ऑफ, ब्लेंडिंग ऑफ प्रे, प्रेज, जो भैया जो आपका प्रे होता है, जो उसका बॉडी कलर होता है किसका? ब्लेंडिंग ऑफ प्रेज बॉडी कलर विद बैकग्राउंड, विद बैकग्राउंड या बैकग्राउंड के साथ अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं, वही सेम कलर अपना कर लेते हैं, ठीक है। सो सो नॉट, सो नॉट इजीली स्पॉटेड बाय प्रेडेटर, जिससे कि प्रीडेटर जो है इनको इजीली स्पॉट ना कर सकें। सो नॉट इजीली स्पॉटेड बाय प्रीडेटर। किस किस में देखने को मिलता है? तो एग्जाम्पल में आप यहां पर लिख लोगे क्या? सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉक्स, सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग, सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉक्स। तो भैया इंसेक्ट और फ्रॉग की कुछ स्पीशीज में आपको ये देखने को मिलता है क्या? क्रिप्टिक कलरेशन, जिसको आप कहते हो। वैसे तो एनसीईआरटी ने क्रिप्टिक कलरेशन दे नहीं रखा है, कैमोफ्लाज उन्होंने लिखा है, तो आप भी लिख लोगे तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है? अब जरा दूसरा और समझो, एनिमल्स ने क्या अपनाया। एनिमल ने क्या कहा कि यार ऐसा करते हैं कि मैं अपने अंदर जहर भर लेता हूँ, जब भी मुझे कोई खाएगा तो जहर से मर जाएगा। और फिर उनको एक चीज समझ में आ जाएगी क्या, कि यार जब भी कोई भी प्रेडेटर जब उसको खाने को दौड़ेगा तो उसे समझ में आ गया यार जब जब मैं इसको खाता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है, मैं मर जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी बचा जा सकता है। तो उन्होंने क्या करा, अपने अंदर पॉइजन लाना शुरू कर दिया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मिलता है मोनार्च बटरफ्लाई का। तो मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है, जब वो अपनी कैटरपिलर स्टेज में होती है, यानी कि लार्वल स्टेज में जब वो होती है, तो वो एक जो है पॉइजनस वीड जो कि है आपका बच्चा कैलोट्रोपिस, ठीक है, उसके ऊपर क्या करती है, फीड करती है। कैलोट्रोपिस देखा, वो सफेद सफेद से दूध सा निकलता है, वही होता है कैलोट्रोपिस। तो क्या करती है वो, उसको जो है क्या करती है, कंज्यूम करती है अपनी कैटरपिलर स्टेज में। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो कि हाईली हाईली टॉक्सिक होते हैं। जब वो उनको भाई कंज्यूम करती है तो वो उसके अंदर आ जाते हैं। जब वो उसके अंदर आ जाते हैं, जब वो अपनी एडल्ट स्टेज में पहुंचती है, यानी मोनार्क बटरफ्लाई बन जाती है, तब वो लार्वल कैटरपिलर स्टेज आगे जाके डेवलप करेगी ना, तो भैया वो जो है काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, और जो भी उसको कंज्यूम करता है बहुत ही ज्यादा डिसटेस्टफुल हो जाती है, बिल्कुल मजा नहीं आता उसको। और उसको जो है इसलिए प्रीडेटर्स खाने से बचते हैं, अवॉइड करते हैं। तो उसने इस तरीके का अपनाया। और जो उसको कंज्यूम कर लेता है, पता है उसके साथ क्या होता है? एक तो
उसकी जो फीडिंग हैबिट होती है वो जो है हिल जाती है, उसको भूख नहीं लगती, वो कम हो जाती है एफिशिएंसी। दूसरा, उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है भैया वो भी कम हो जाती है। और तीसरा, उसके साथ बुरे से बुरा ये हो जाता है कि भैया वो मर जाएगा जो भी इसको कंज्यूम करेगा। तो पॉइजनस स्प्रे समझ में आया कि उसने किस तरीके से अपने अंदर पॉइजन लाया जिससे कि वो बचा सके। किसने बचाया अपने आप को, इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है आपका मोनार्च बटरफ्लाई का। ठीक है, तो आप यहां पर लिखो सेकंड नंबर डाल के पॉइजनस स्प्रे। पॉइजनस स्प्रे, पॉइजनस स्प्रे, यानी कि अब आपका प्रे कैसा हो गया, बहुत ही ज्यादा जहरीला हो गया है। जैसे कि एग्जाम्पल देखने को मिलता है आपको मोनार्क बटरफ्लाई का, मोनार्क बटरफ्लाई का। जरा देखो तो आपको क्या देखने को मिलता है। जो मोनार्क बटरफ्लाई है क्या होता है, ये जो है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। ये है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक। वेरी टॉक्सिक तो गलत शब्द होगा, हाईली टॉक्सिक लिखो। ये है बच्चा आपकी हाईली टॉक्सिक। कौन, मोनार्क बटरफ्लाई हाईली टॉक्सिक। क्यों है हाईली टॉक्सिक, रीजन बताओ इसका। बिकॉज जब ये अपनी कैटरपिलर स्टेज में थी यानी कि लार्वल स्टेज में, तो आप लिखोगे ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज, ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज। जब भैया ये अपनी किस में थी, कैटरपिलर स्टेज में थी, ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज, इसने किसके ऊपर फीड करा, इसने फीड करा कैलोट्रोपिस वीड पर, या फिर आप यहां पर लिख दो पॉइजनस वीड। इसने फीड करा किसके ऊपर, पॉइजनस वीड पर, जो कि कौन था आपका कैलोट्रोपिस भैया। वहां से इसको क्या मिला, हाईली टॉक्सिक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसकी वजह से ये क्या हो गई, जिसकी वजह से ये हो गई आपकी डेंजरस एंड डिसटेस्टफुल, जिसकी वजह से ये हो जाती है आपकी डेंजरस एंड डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल। इसलिए जो आपका प्रीडेटर होता है जो कि बर्ड इसको खाती है, सो प्रीडेटर जो कि आपकी कौन है, प्रीडेटर बर्ड है, बर्ड, बर्ड खाती है भैया किसको, आपकी मोनार्क बटरफ्लाई को। तो जो इसकी प्रीडेटर है बर्ड, डू नॉट, डू नॉट ईट इट। तो भैया वो इसको क्या करती है, खाने से अवॉइड करती है। क्यों, क्योंकि अगर इसने इसको कंज्यूम करा तो उसकी जो फीडिंग हैबिट है वो कम हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, भूख कम लगेगी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी, और बुरे से बुरे केस में आ, आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक, अब ये तो, इसके अलावा और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि एक होता है वार्निंग कलरेशन। सर ये क्या होता है, ये तरीका होता है कि अब सपोज करो कोई आपको ऐसा जानवर दिखे जो एकदम ब्राइट कलर से चमक रहा हो, तो आप सोचोगे यार ये तो कुछ खतरनाक सा लग रहा है, तो आप उससे क्या रहोगे, दूर रहोगे, क्योंकि ये ब्राइटली कलर्ड है, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब तेजी से, मतलब एक अलग ही होता है ना, प्रकाश सा ऐसा दिख रहा है। तो ये भी भैया शो करते हैं, कौन शो करते हैं, कुछ मतलब एनिमल्स। बट आपके एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, इसलिए जो है हम ये नहीं बताएंगे। एक और तरीका होता है, एक होता है मिमिक करना। मिमिक क्या होता है सर, मिमिक्री, आपने सुना किसी की नकल उतारना। तो कुछ ऐसे आपको जो है स्पीशीज या फिर आप कैसे ऑर्गेनिज्म आपको नेचर में देखने को मिलते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, और प्रीडेटर जानता है ये खतरनाक है, इससे पंगा नहीं लेना। तो क्या करते हैं कुछ लोग, बहुत तेज ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो देखते हैं कि यार ये इससे बच रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी कुछ सर्टेन आदत है जिससे वो जो है उनसे डर रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो उन्हीं सेम आदतों की नकल उतारने लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो मिमिक्री भी आपको नेचर में देखने को मिलती है, इसके मदद से भी एनिमल्स अवॉइड करते हैं अपना प्रिडेशन, उसकी तरह नकल निकालने लग जाएंगे। तो प्रेडेटर को लगता है ये भी खतरनाक है, इसके अंदर भी वही चीज है जो मैंने उसके अंदर देखी थी, तो वो इसलिए इसको और अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा चाहे इसको भैया आप पॉज करो और नोट कर लो, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे तो नोट्स मिल ही जाएंगे। ठीक, अब ये तो हो गए आपके किसके, एनिमल्स के। अब प्लांट कैसे बचेंगे, क्यों, एनिमल्स तो भाई भग सकते हैं, समझ रहे हो, प्लांट नहीं भग सकते, प्लांट तो फिक्स है, जिस जगह हुआ है बेचारे को वहीं रहना पड़ेगा। तो ये प्लांट तो भग नहीं सकता अपने प्रेडेटर से। ठीक है, दूसरा चैलेंज इसके लिए और क्या है कि भैया जो इंसेक्ट है ना, मोस्टली जो इंसेक्ट है, लगभग 25% इंसेक्ट जो है भैया प्लांट खाते हैं। प्लांट खाते हैं मतलब प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट का सेप खाते हैं, प्लांट के पार्ट को कंज्यूम करते हैं। तो एक ऐसा एनिमल जो प्लांट के पार्ट को कंज्यूम करता है तो हम उसको कहते हैं फाइटोफेगस। फाइटोफेगस
तो लगभग 25% जो इंसेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, फाइटोफेगस हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो भैया प्लांट के लिए तो बड़ी समस्या है, इंसेक्ट खाते हैं उनको, 25% इंसेक्ट खाना पसंद करते हैं प्लांट्स को, और वो भाग भी नहीं सकते अपने प्रेडेटर से, तो वो कैसे जो है बचेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंज करते हैं और कुछ अपने केमिकल जो है केमिकली चेंजेस करते हैं, यानी कि दो तरीके से वो बचते हैं, एक तो मॉर्फोलॉजी को बदलते हैं, एक केमिकल चेंजेस को जो है अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, क्या मैं आपको आज ही बता दूं, ये बताओ, क्या मैं आपको आज ही ये बता दूं या फिर हम कल करें, क्योंकि लगभग 1 आवर 50 मिनट का लेक्चर हो गया है। तो ऐसा करते हैं, चलो कल इस कहानी को जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसकी एनसीईआरटी भी हम जो है आपको पढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको जो है समझ में आ गया होगा। शुरुआत में काफी समय लग गया लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के ऊपर, ठीक है, बट कोई बात नहीं यार, चीजें समझनी पड़ती हैं, बिना समझे आपका काम नहीं चलेगा। ठीक, तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और अब जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक।